बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड के बाद जो है आपके साथ यहाँ पर आज हाजिर हैं। मंडे का दिन है तो मंडे के दिन जो है वो आपके तमाम वर्किंग डे जो है हमेशा की तरह जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और जिस तरह मुहर्रम उल हराम का महीना स्टार्ट है और ये जो डेज चल रहे हैं इसमें ख़ास एहतमाम किया जा रहा है सबीलों का, मजालिस का, और इसके साथ साथ लोगों का रवैया जो मैं देखने में आ रहा है कि इन ख़ास दिनों में जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल रखा जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि इस हमारे ज़रूरत भी है इस टाइम कि ये जो रवादारी है, ये जो मोहब्बतें हैं, ये कुछ ख़ास महीनों या ख़ास दिनों के लिए नहीं होनी चाहिए। ये आपका रवैया आपका जो है वो हमेशा कायम दायम रहना चाहिए। जिस तरह आप इन दिनों का एहतराम करते हुए लोगों का ख्याल रख रहे होते हैं, आसानियाँ बांट रहे होते हैं, तो इसी तरह ज़िंदगी में जो है इस सिलसिले को कायम दायम रखना चाहिए। मोहब्बतें, रवादारियाँ और एक दूसरे के साथ जो आपके ताल्लुक़ हैं वो बड़े बेहतरीन होने चाहिए। और हम हमेशा एक बात करते हैं कि जी ज़िंदगी आपकी जो है वो कैसी होनी चाहिए, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि जब आप लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करेंगे, उतना लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, तो आपकी ज़िंदगी खुद आप देखेंगे कि कितनी बेहतरीन और ख़ूबसूरत होगी। मोहब्बतें बांटें, मुस्कुराहटें बिखेरें, और इसके साथ साथ जो है इन दिनों में आपने बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखना है। और इसके साथ ही जो है हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो मुहर्रम से रिलेटेड ही आज जो है हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। होता है ना, कुछ लोग जो है अपने मोहब्बत और अकीदत का इजहार जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं। तो कुछ लोग जो शायर होते हैं वो अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार जो है वो लफ्ज़ों के ज़रिए बयान करते हैं, अपनी शायरी के ज़रिए बयान करते हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी कैफ सहराई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शायर अहले बैत हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी हमारी रोही की रिपोर्टर अलिशबा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अलिशबा? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, तुम बताओ क्या हाल चाल है? मैं भी ठीक हूँ। मौसम एंजॉय कर रही हो? आज जैसे मुल्तान का मौसम भी जो है ना वो बड़ा खूबसूरत हुआ है। आज की सुबह बड़ी ठंडी और बड़ी मजेदार है, फुल एनर्जेटिक। हाँ मंडे को जरा एनर्जेटिक होना पड़ता है ना अलिशबा? हाँ, होता थोड़ा मुश्किल है, उठना मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन सुबह उठकर जो है आप जब सुबह उठते हैं नमाज के लिए और उसके बाद आप जब ग्रीनरी देखते हैं तो वो बड़ी अच्छी वाइब्स होती हैं, बड़ी खूबसूरत किस्म की। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है क्या हाल चाल है, कैसा? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल? शायरी के हवाले से क्या काम कर रहे हैं? शायरी के हवाले से आजकल तो चूँकि मुहर्रम उल हराम के दिन है तो सलाम और मनक़बत का ये सिलसिला जारी हो जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, अभी मैं पानी पी रही थी, मैं कहा बात आ गई। अच्छा, क्या सुना रहे हैं आप हमें? मैं इमाम मज़लूम करबला के हजूर सलाम के चंद अशार रोही के नाज़रीन की नज़र करता हूँ कि मेरे गम का दिलासा आ गया है, मुहर्रम का महीना आ गया है, खुशी के अश्क आँखों से बहे हैं, मुझे शह का बुलावा आ गया है। सरे मैदान खुदा का दीन बचाने, सरे मैदान खुदा का दीन बचाने, नबी का लाल प्यासा आ गया है। कहा बीबी ने रोने से न रोको, कहा बीबी ने रोने से न रोको, मेरे कासिम का लाशा आ गया है। एक और शेर है कि किसी के पास चादर है तो दे दो, किसी के पास चादर है तो दे दो, मुझे मिलने को बाबा आ गया है, मेरे गम का दिलासा आ गया है, मुहर्रम का महीना आ गया है। खूबसूरत। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है वो हम अलिशबा से जानेंगे जो हमारी मुल्तान की टॉप स्टोरीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। अलिशबा एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ जो है इस टाइम सबसे पहले मुल्तान में जो जहनी माजूर बच्चे हैं
उनके लिए नया सेंटर जो है वो खुलने जा रहा है, उस हवाले से हमें बताइएगा। हाँ जी, ज़हनी स्पेशल एजुकेशन की जानिब से वैसे तो मुल्तान में 4-5 स्कूल्स हैं जो काम कर रहे हैं। हर स्पेशलिटी के लिए अलग स्कूल बनाया गया है। अब ये ऑटिज़म के जो शिकार बच्चे होते हैं उनके लिए एक सेंटर खुलने जा रहा है। छुट्टियों के फ़ौरन बाद जो है इस सेंटर का इफ्तिताह भी हो जाएगा। और अभी जो है, क्योंकि शादाब सेंटर है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं बेसिकली, उसे स्कूल नहीं कहते। वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़हनी माजूर बच्चे पढ़ते हैं। तो पहले हर बच्चे का चेकअप किया जाता है, उसको देखा जाता है कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। आया वो पढ़ने की कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि वो किताबें सही तरह पढ़ सकता है, रीडिंग राइटिंग कर सकता है, तो उसके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है। अगर दूसरी कैटेगरी होगी, जैसा कि बच्चा नहीं पेंसिल उठा सकता, नहीं रीडिंग कर सकता, तो उसको आया क्या सिखाया जाएगा? उसको ये सिखाया जाएगा कि उसको अपना ख्याल कैसे रखना है, अपने जूते के तस्मे कैसे बांधने हैं, बिहेव कैसे करना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए एक सेंटर बनाया गया था। जो ऑटिज्म के शिकार बच्चे होते हैं तो उनको जो वालिदैन होते हैं पहले तो घबराते हैं घर से बाहर निकालने में, और कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं कि जिनको पता होता है हमारे बच्चे में थोड़ी थोड़ी, अब ऑटिज्म का अगर आपको पता हो तो बच्चे पूरी तरह मेंटली चैलेंज नहीं होते, उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही लो लेवल पे होते हैं। तो अगर उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, उनकी ट्रीटमेंट की जाए, उनकी थेरेपी की जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। अब ये जो सेंटर होगा स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है कि वालिदैन आए, उन बच्चों को उधर दाखिल करवाएं, पढ़ाई के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी की जाएगी। तो हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जो बिल्कुल कम कैटेगरी वाले लेवल पे हों और वो आगे जाके बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इसी तरह सेंटर में मुख्तलिफ वोकेशनल इंस्टीट्यूट की तरह उन्होंने सेंटर्स बना दिए, छोटे छोटे से मजीद सेंटर्स बना दिए। उसमें क्लासेस मुनक्किद की गई हैं। अगर उन्होंने जो स्टिचिंग का सेंटर बनाया है तो उसमें 2-3 क्लासेस मुनक्किद की हैं, जैसे कि एक में स्टिचिंग सिखाएंगे, एक में सिलाई कढ़ाई सिखाएंगे, एक में वो बच्चे जिनको ये दोनों काम नहीं कर सकते उन बच्चों को क्या सिखाएंगे, उन बच्चों को ये सिखाएंगे कि धागा कैसे आप बांध कर मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरह वोकेशनल सेंटर के लिए उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट का भी स्टार्ट किया है कि बच्चों को कैसे चीज़ें बनाना सिखाना है, कार्ड्स के जरिए, मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए जो घर में इस्तेमाल नहीं होती, वेस्ट कर देते हैं हम लोग, उनके जरिए। और एक सेंटर उन्होंने बनाया जहाँ पे बच्चे मूड़े बना सकते हैं, चारपाइयाँ बुन सकते हैं स्पेशली। अब ये उन बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि हमेशा हमने यही देखा है जो जहनी माजूर बच्चे होते हैं या जहनी माजूर किसी भी इंसान को देखा है, या तो वो सड़क पे भीख मांग रहा होता है या तो उसे घर में बांध के बिठा दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी आगाही भी देने की जरूरत भी है अवाम को कि इन बच्चों की पढ़ाई कितनी जरूरी है। अगर इनको आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ये बच्चे अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आप किसी के ऊपर अगर हम कहेंगे ये बच्चा जहनी माजूर है, आसमा मैंने स्कूल में ऐसी भी कैटेगरीज देखी हैं कि बच्चों के हाथों पे बेड़ियां बंधी होती हैं। तो वो स्कूल प्रिंसिपल जो है उन्होंने मुझे बताया कि जो बच्चे घर जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे स्पेशल होते हैं तो इनको मैनेज करना थोड़ा सा टफ होता है, तो घर में क्या करते हैं कि उनको बांध देते हैं। इनको ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है, नॉर्मल बच्चे से ज्यादा अटेंशन चाहते हैं ये लोग। तो ये सेंटर जो होगा बच्चे को सिर्फ उसी पर तवज्जो दी जाएगी, उसका बिहेवियर चेक किया जाएगा, नोटिस किया जाएगा। इवन उधर डॉक्टर्स भी मौजूद होंगे, 1-2 डॉक्टर्स होंगे जो उनका वीकली चेकअप करेंगे, फिर स्पीच थेरेपिस्ट होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे जो उनको देखेंगे उनमें क्या तब्दीलियां आ रही हैं, आया ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी तबीयत में या नहीं। इसी तरह उनको ना सिर्फ पढ़ाया जाएगा बल्कि उनकी तबीयत का भी ख्याल किया जाएगा और देखा जाएगा। तो ये अगर सेंटर का इफ्तिताह होना, वो भी मुल्तान में सरकारी सतह पे, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सब कुछ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको, यूनिफॉर्म, किताबें, सब कुछ जितनी भी चीज़ें होंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। और सेंटर में पढ़ाई की अलग टाइमिंग्स मुकर्रर की जाएंगी। इसी तरह जो दूसरे वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाएंगे उनके लिए 3 घंटे अलग मुख्तस किए जाएंगे। अब इसके लिए जो है मुल्तान में ट्रेनिंग्स जारी हैं, छुट्टियों में ही उन टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि जो स्पेशल एजुकेशन की कैटेगरीज होती हैं ये लोग अलग अलग चीज़ में स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो ये जो कैटेगरी होती है सबसे टफ होती है, तो इसमें उन्होंने स्पेशलाइजेशन तो किया होता है टीचर्स ने, मगर उनको मजीद ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है। जो इन बच्चों को ऐसे टीचर्स संभाल रही होती हैं उनके थ्रू उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। फिर वहाँ पे, क्योंकि ये सेंटर एक पहली नौयत का अपने आप में ये खुल रहा है मुल्तान में सेंटर, वैसे 1-2 प्राइवेट सेंटर्स हैं पर उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों में फ़ी है उनकी। अगर कोई प्राइवेट अपने बच्चे का इलाज भी करवा रहा है या
उसको पढ़ा भी रहा है तो वो 2 या 3 घंटे के चार्ज होते हैं 10-10 हज़ार रुपए। सही। तो वो सेशन लेने के भी आपको पर सेशन पैसे देने पड़ते हैं बाकायदा कि हमने अपने बच्चे को ये 3 घंटे का सेशन दिलवाना है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बच्चा सुबह जाएगा तो दोपहर तक आएगा 3 बजे तक। तो टीचर्स की ट्रेनिंग इंतहाई ज़रूरी है और वो हो रही है। अब आफ्टर वेकेशंस इसका इफ्तिताह हो जाएगा, पर अब स्पेशल एजुकेशन का सबसे बड़ा किरदार इसमें ये होगा कि आवाम को कैसे आगाही दी जाती है, क्योंकि हमने पहले भी स्पेशल स्कूल्स देखे हैं जहाँ बच्चों की तादाद कम है। क्या मसला है उधर? टीचर्स तो सही हैं पढ़ाने वाले, स्कूल भी इतने बड़े बड़े सरकारी बने हुए हैं, मगर बच्चे क्यों नहीं लाए जा रहे? अब ये महकमे पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अगर स्कूल खोल दिया गया है तो बच्चे लाना भी महकमे का काम है। हाँ, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अभी सेंटर के लिए अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो बच्चे नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशल कैटेगरी है। अच्छा, फिर हम इसमें ये देख रहे हैं कि सेंटर्स बना दिए जाते हैं, महकमा काम भी कर रहा है, स्टाफ भी आ रहा है, तो ये भी एक हम लोग देखते हैं जो बहुत सारे लोग ना इसमें भी करप्शन कर रहे होते हैं। बेसिकली आप इदारे के नाम पे बच्चों की उस पे करके आप लोग बहुत सारा इसमें लोग जो है वो करप्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसमें भी आपने जो है वो घपला करके अब आप चीजें मैनेज करके कर लेते हैं। यही अगर शहरियों को मालूम होगा अपने राइट्स के बारे में कि इन बच्चों की तालीम मुफ्त है और अगर हम स्कूल जाए हमसे कोई पैसे चार्ज कर रहे हैं तो ये इंतहाई गलत बात है। वो कंप्लेन करें, कंप्लेन सेंटर भी इन्होंने बनाया हुआ, कंप्लेन नंबर है। उस दिन भी आप थी, हमारे पास एक कॉल आई थी हमें और उन्होंने ये कहा कि जी उनके बच्चे यहाँ जो है वो माजूर जहनी माजूर थी वो भी, और उनसे चार्ज किया जा रहा था, हालांकि वो गवर्नमेंट इदारा तो था। ये चेक एंड बैलेंस जो है वो बड़ा जरूरी है कि अगर ऐसे बच्चों को, वैसे तो आम शहरी को कहीं रिलीफ नहीं है किसी हाल में भी जो है ना वो लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है इस टाइम, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज्यादा चीजें आपकी जो है अभी जब हम देखते हैं ना कि अभी अलिशबा और मैं मेकअप रूम में बात कर रहे थे कि जो आप बिल आ रहे हैं वो आपकी अगर सैलरी है तो आपकी, आप यूँ समझ लें कि आपकी पूरी की पूरी सैलरी तो बिलों में जा रही है। तो ये बड़ा एक जो है इस टाइम लोगों के लिए गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो अगर इस तरह के सेंटर्स में भी आपको रिलीफ नहीं है आपके बच्चों की एजुकेशन के हवाले से भी, तो तब भी जो है वो इंसान कहता है कि यार फिर हम किस तरह चीज़ों को लेकर चलें, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कैसा, जिस तरह अभी हम शायरी के हवाले से बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों में जो है इस तरह जो लिखने वाले हैं वो बड़े कम नहीं होते जा रहे? बहुत कम लिखना, जिनको तो शौक है वो बस सिर्फ उनका फोकस ही शायरी के ऊपर होता है, लेकिन जो लोग जिनका इंटरेस्ट भी होता है, जो चाह भी रहे होते हैं, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद देखते हैं वो लिखना छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों होता है? अभी मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बाज़ रवैयों की वजह से भी जो है लिखने वाला कभी नहीं छोड़ता। ये अलग बात है कि आप तक ना पहुंचाए, लेकिन उसे तस्कीनी मुकम्मल तौर पे कल्बी तब होती है जब तक वो ये काम करता रहता है। अच्छा, जिस तरह हमारे इस टाइम हालात चल रहे हैं, बहुत सारी हमारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं। ये एक अलग बात है। टॉपिक पे किसी टॉपिक को है सामने रख के लिखना, मौजूआती शायरी करना, ये एक अलग बात है। लोग थोड़ा सा इससे भी हो जाते हैं कि जिस तरह इस पे फोकस करते हैं। जिस तरह आजकल मैंने कुछ टाइम पहले हमारे साथ एक शायर मौजूद थे, उन्होंने यही बात की कि आज के दौर में आपका जो बुक है वो आप शाया करना चाह रहे हो तो जो पब्लिशर्स होते हैं आप उस पे आपको बहुत आपका खर्चा आ जाता है, अब वो चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि सरकारी तौर पर ये शोरा के लिए ये आसानी होनी चाहिए, क्योंकि शायर मुआशरे का नकीब है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुआशरे के दर्द बयान करता है, मुआशरे के लोगों के साथ अपनी हमदर्दियाँ जो है वो बांटता है। तो उसके लिए जब किताब छपवाने का मरला आता है तो उसके पास पैसे नहीं होते, उसकी सारी ज़िस्त का सरमाया तो ये शायरी होती है, वो उसे शाये भी नहीं करवा सकता। कई शोरा ऐसे हैं जो दुनिया छोड़ गए हैं और टॉप क्लास के शायर थे, अच्छे लिखने वाले लिखारी थे, लेकिन उनकी कुतुब नहीं है। हाँ, पीछे जो है जो सारा मवाद जो है वो ज़ाय हो गया। आप लोगों के लिए तो मैं समझती हूँ कीमती असासा ही आपका ये होता है कि आपके जो आपने तहरीर लिखी, लफ्ज लिखे, जो शायरी की, वो आपकी महफूज हो जाती है। ये हमारा जो आपके पास एक लफ्ज वो होता है बहन जी, जो जिसकी मतलब अनमोल मोती होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है,
क्योंकि आपके अल्फाज, आपके जज्बात, आपके एहसास, वो सब चीज़ें उसके साथ जुड़ी यही हुई बात होती तो है कि हर बंदा शायर नहीं बन सकता, सब कुछ बन जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी जो है इस हवाले से आप मजीद और क्या सुना रहे हैं? मैं इस हवाले से ये भी मतलब मैंने आपको चूँकि मुझे बताया यही गया है कि करबला के हवाले से करबला के कलाम हवाले होना चाहिए, मुहर्रम भी है, तो मैं सलाम के चंद अशार और सुना देता हूँ जो मैंने मौला कायनात के हजूर पेश किए कि लहू लहू है वजूद जिसका, दुरूद उस पर सलाम उस पर, जो खुतबा तूने दिया है बीबी, तड़प उठे अहले शाम उस पर, जो तेरी रह में फना हुआ है, तो क्यों न हो फिर दुआम उस पर, वो दश्त जिस पर नबी न ठहरे, वो दश्त जिस पर नबी न ठहरे, सजूद उस पर कयाम उस पर, रजा है जिसकी रजाए रब्बी, फिदा है खैरुल अनाम जिस पर, फिदा है खैरुल अनाम उस पर, जो शह का मुनकिर है दोज़खी है, जो शह का मुनकिर है दोज़खी है जामे कौसर हराम उस पर, लहू लहू है वजूद जिसका, दरूद उस पर सलाम उस पर। वाह क्या बात। कुछ और भी सुना रहे हैं? अगर आप कहें तो सुना देता हूँ। जी आपसे सुनेंगे बिल्कुल। चले मैं दो शेर सुना देता हूँ कि उल्फत करेगा जो भी शहे मशरिकैन से, उल्फत करेगा जो भी शहे मशरिकैन से, दुनिया और आखिरत में रहेगा वो चैन से। वाह। फरमाने मुस्तफ़ा ये कभी भी न भूलना, मुझसे मेरा हुसैन है मैं हूँ हुसैन से। वाह 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 क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अहले बैत से मोहब्बत तो फिर जाहिर सी बात है आपका ईमान का हिस्सा है। अगर आप अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखते तो फिर आप यूँ समझ लें आप मुसलमान भी नहीं है और आप ईमान भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके साथ ही नाज़रीन मजीद भी इनसे सुनेंगे, बातचीत हमारी जारी रहेगी, लेकिन अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? आज जी आसमां शहर-ए-औलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मुल्तान में मानसून के बारिशों ने जब से एंट्री की है तो मुल्तान शहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार और ठंडा दिखाई दे रहा है। आज भी अलल सुबह से मुल्तान शहर बादलों की लपेट में दिखाई दे रहा है। बादलों की लपेट में होने की वजह से मुल्तान का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत जो है उसमें भी नुमाया कमी देखने को आएगी। हल्की हवा चलने की वजह से मुल्तान का मौसम आज कदरे खुशगवार और कदरे सुहाना दिखाई दे रहा है। गर्मी से सताए शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं और सब्जा जो है वो भी आज सरसब्जो शादाब और तरोताज़ा दिखाई दे रहा है। आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज शहर का 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब भी गुज़िश्ता कई दिनों की तरह कदरे बेहतर है जो कि 76% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 112 पॉइंट्स पर होने की वजह से कदरे खुशगवार है। और आज पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों के लिए इसमें मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो आज मुल्तान 5वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आज दोपहर और आज शाम में कहीं हल्की और कहीं तेज मूसलाधार बारिश की वजह से मुल्तान शहर का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत जो है इसमें नुमाया कमी देखने को आएगी। और आइंदा 24 घंटों के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान और आइंदा 48 घंटे के दौरान मुल्तान शहर का मौसम बादलों की लपेट में रहेगा और बारिश की वजह से बढ़ता हुआ दर्जा हरारत जो है इसमें नुमाया कमी देखने को आएगी। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है हम अलिशबा से ये भी जानेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से OSC प्रोग्राम जो है वो भी शुरू करवाया जा रहा है, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, अभी हम बच्चों की बात कर रहे थे, हम क्योंकि खसूसी बच्चों की बात कर रहे थे। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है, आपने देखा होगा रोड पे बच्चे फिर रहे होते हैं। अब अगर डिवीजन के स्कूलों की बात की जाए तो 1390 स्कूल है हमारे टोटल, सरकारी स्कूल बनाए गए हैं जिसमें बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है, मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म दिया जा रहा है। तो पढ़ाई
क्यों नहीं बच्चों तक पहुंच रही या बच्चे पढ़ाई तक नहीं पहुंच रहे, आखिर क्या फर्क क्या है। हाँ। और इतनी टीम्स काम कर रही हैं। आपको पता होगा कि आर्मी के बाद सबसे ज्यादा अगर लोग जिस महकमे में काम कर रहे होते हैं वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है। अब इतने बंदे काम कर रहे हैं फिर भी आप बच्चे क्यों स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे, जिनके लिए स्कूल बनाया गया है बेसिकली, जो तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, हर बच्चा वहाँ पे इक्वल ट्रीट होता है। तो उनके लिए ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन प्रोग्राम बेसिकली इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया, स्टार्ट किया गया है। अभी जो है एक यूसी में इसका सर्वे जारी है। अब एक टीम तश्कील दी गई है जिसमें वो टीम सर्च करेगी, घर घर जाएगी, बच्चों पूछेगी कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, आया बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते, बच्चों की उम्र क्या है, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। घर घर जाके वो टीम जो है पहले एक शीट तैयार करेगी एक यूसी की पूरी, फिर उस शीट के मुताबिक जो स्कूल होंगे उस यूसी में उनमें देखा जाएगा कि आया बच्चों की तादाद इतनी है या नहीं है। एक एक घर में जाएंगे, चाहे वो छोटा घर हो चाहे वो बड़ा घर हो, कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। उस शीट के मुताबिक जो है रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कि इतने बच्चे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल हैं। अब उन आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि आया इन बच्चों को स्कूल कैसे लाना है। अब कुछ वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते कि ये दिन का 1000 रुपये कमा के ले आएगा, 500 रुपये कमा के ले आएगा, तो इसे स्कूल भेजने की क्या जरूरत है। अब उन वालिदैन को कैसे कन्विंस करना है कि इन बच्चों से मजदूरी नहीं करवानी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जो बाकायदा इन बच्चों के लिए होता है, जो लेबर बच्चा होता है, दुकानों पे काम कर रहा होता है। बेसिकली तो चाइल्ड लेबर जो है, लेबर डिपार्टमेंट को पहले इस पे ही देखना चाहिए कि बच्चे आया काम क्यों कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर क्यों हो रहा है शहर में। उसके लिए एक स्कूल तो बना दिया गया, वो बच्चे आते हैं जो दुकानों पे काम कर रहे हैं, अब उनका घर बार चलाने वाला कोई भी नहीं है, वो बच्चे आते हैं। शहर में इस वक्त 4 स्कूल्स हैं, 2 लड़कियों के लिए और 2 लड़कों के लिए, जो 2-2 घंटे की क्लासेस होती है और उनके कोर्स उसी तरह डिजाइन किए गए हैं। जैसे नॉर्मल क्लासेस के कोर्स होते हैं 1, 2, 3, उनकी वैसी बुक्स नहीं डिजाइन की गई है। इस पे बात करते हैं अलिशा, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, हम अब बात कर रहे थे अलिशा से कि इस टाइम जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे। अच्छा, वैसे हम लोग ये देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह पहले भी बात हो रही थी हमारी, क्योंकि हमारी मुल्की सूरत हाल की वजह से ना लोग अब इस हवाले से बहुत कम, क्या या तो फिर आपको स्किल्स हो ना साथ साथ, जिस तरह अगर आप तालीम दे रहे हैं तो फिर बच्चों को स्किल्स की तरफ भी लेकर आए, फिर तो शायद कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी एग्री हो जाते हैं। वैसे बड़ा मुश्किल है इस तरह के पेरेंट्स को जो है ना मनवाना कि अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजें। पर आई पर्सनली फील कि आप 8 साल के या 10 साल के बच्चे को क्या स्किल दे सकते हो, उसको भीख मंगवा रहे हैं फिर बाहर, अगर आपने देखा हो, या दुकानों पे काम करवा रहे हैं, उसको किताबें भी तो हाथ में देना जरूरी है ना। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हमने देखे हैं, हमने पिछले साल भी जब रिजल्ट आया था रिपोर्ट बनाई थी, एक बच्चा है जो बाबा आइसक्रीम की दुकान पे काम करता है और उसने 989 मार्क्स लिए थे और वो रात की शिफ्ट में काम कर रहा है। पर यही है ना कि वालिदैन का सपोर्ट है कि वो सुबह पढ़ने भी जा रहा है और अगर काम भी कर रहा है तो रात को कर रहा है। तो अगर ज़हन हमारा थोड़ा सा तब्दील हो जाए ना, हम सोच लें कि तालीम से तब्दीली आ सकती है, तो हम देखेंगे कि हर बच्चे के हाथ में किताब होगी, तो वो जहाँ भी होगा, जिन भी हालात में होगा वो पढ़ रहा होगा। और मैं समझती हूँ कि वालिदैन को ये होता है कि बच्चा 500 रुपये कमा के लाएगा तो उसको स्कूल क्यों भेजे। तो इसके लिए जो है एक स्ट्रेटेजी खुद ही डिपार्टमेंट को बनानी पड़ेगी। अब जैसे काम हो रहा है कि कैसे इन बच्चों को स्कूल में लाना है, मेन मकसद क्या है कि इन बच्चों को स्कूल में लाना है। अब डिपार्टमेंट को, महकमे को टारगेट भी दिया जाता है कि इस डिवीजन में इतने बच्चे पढ़ने चाहिए, तो अब उस टारगेट को कैसे अचीव करना है ये भी देखा जाए और उन बच्चों को स्कूल में लाके कैसे पढ़ाना है। क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा जब सरकारी स्कूलों में टाट बिछाए जाते थे। मुल्तान के जितने भी, सिटी के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, अभी तक किसी की बिल्डिंग खस्ता हाल नहीं है। वॉशरूम के इशू थे पिछले साल तक, वो भी रिजॉल्व हो चुके हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इशू आते हैं। और जहाँ तक बात रही पढ़ाई की, तो
तो पिछले साल से जो है, जब कोरोना आया था, बच्चों की पढ़ाई बड़ी अपसेट हो गई थी, फिर सिलेबस चेंज हुआ, चीज़ें चेंज हुई, तो असातिज़ा की जो ट्रेनिंग थी वो मैटर कर रही है अभी भी निसाब की तब्दीली से, पर फिर भी एजुकेशन में बहुत बेहतरी आई है पिछले सालों की निस्बत। अभी भी जो टीचर्स हैं उनके बहुत मसाइल हैं, नो डाउट, स्कूल में बच्चों के बहुत मसाइल हैं, पर उससे बेहतर है कि एक बच्चा जाहिल रहे, उसको स्कूल तो भेजा जाए, एटलीस्ट उसको नॉलेज तो हो, वो आगे तो बढ़े लाइफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वालिदैन का या शहरियों की जहन साजी कैसे करनी है कि बच्चों की तालीम कितनी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्कूल बना देने से, महकमे बना देने से तो नहीं हम कह सकते कि हमारे शहर में इतने स्कूल हैं और हमारा शहर तो बहुत पढ़ा लिखा है। ऐसा नहीं होगा, अगर स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे तो शहर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारा पाकिस्तान बहुत पढ़ा लिखा ये तो हम बात करते ही रहते हैं ना, पाकिस्तान बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन बात ये कि वहीं जब बात रही है बात प्रैक्टिकल कि आप उसके ऊपर अमल कितना कर रहे हैं और चीज़ों का चेक एंड बैलेंस कितना किया जा रहा है, सिस्टम में कितनी बेहतरी लाई जा रही है, तो वहाँ हमेशा हमारा जो है ना वो क्वेश्चन मार्क रहता है। वो चीज़ें जो हैं वो हम बातें तो हम कहते हैं ना, हमारे हुक्मरान भी बहुत बातें करते हैं, लेकिन दावे वो वहीं धरे के धरे रह जाते हैं, वो चीज़ें जो हैं वो आपकी उस पर कभी भी अमल दरामद नहीं होता। अच्छा, इसमें मज़ीद भी बात करें। जी जी, मैं बोल सकता हूँ, इसमें कोई दीनी तालीम का भी कोई पहलू है, इसमें स्पेशल बच्चों के लिए कोई आपने ऐसा किया हो जिसमें मतलब बच्चे को दीनी तौर पे भी कोई आगाही हो? स्पेशल बच्चों के स्कूल में तो उनको थोड़ा सा पढ़ाना थोड़ा टफ होता है, उसमें भी वो जैसे ब्रेल कुरान पाक है, तो ब्लाइंड सेंटर बने हुए हैं, उधर उन्होंने बाकायदा ब्रेल कुरान पाक जो हैं वो दिए हुए हैं, पर उसमें एक बहुत बड़ा ये मसला आता है कि जो उसकी, क्योंकि वो बच्चे हाथ लगा के महसूस करके पढ़ते हैं, कोडिंग सिस्टम होता है वो एक, तो उसमें ये मसला आता है कि 3 साल बाद जो है उस पेपर की मुद्दत खत्म हो जाती है। तो अब महकमे की जानिब से जो नई किताबें हैं या नए कुरान पाक हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे फिलहाल, क्योंकि उनका वो कहते हैं भावलपुर ब्रेल प्रेस थी वो खत्म कर दी गई है, तो लाहौर से किताबें आएंगी और ये जो किताबें, जो पेपर है बाकायदा बाहर का पेपर होता है, तो इस वजह से जो है उनको ये मसाइल ज़रूर आ रहे हैं। पर अगर दूसरे स्कूल्स की बात की जाए, जो नॉर्मल बच्चे जाते हैं जिन स्कूलों में, उनमें तो एक बाकायदा सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि हर क्लास में उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, वो निसाब का हिस्सा बना दिया गया है कि 1, 2, 3 तक हमें पढ़ाना है, पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, और उसको तफसीर के साथ पढ़ाना है, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ाना है। आपको याद होगा 9th 10th में जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें कुछ सूरतें होती थी जो तर्जुमे के साथ हमें याद करनी होती थी। अब उन्होंने पूरा कुरान पाक जो है मैट्रिक तक शामिल कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया है, ताकि बच्चा जो है उसको शुरू से पढ़े, तफसीर के साथ पढ़े, बाकायदा उसको मालूम हो कि मैं अरबी पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं कुरान तो पढ़ रहा हूँ, बच्चे तो जाते हैं कुरान पाक पढ़ने घर में, मफहूम का पता हो। अच्छा, इसके ऊपर आजकल वैसे बड़ा खैर लोगों का इस हवाले से इंटरेस्ट भी नजर आता है कि कुरान पाक आप पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, या दीन हमारा जो है वो अल्लाह हमें क्या बताना चाह रहा है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, शाजिया है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? बेटा मैं आपकी सुन रही हूँ, मेरे बच्चे 2 माजूर हैं, मेरे 2 बच्चे माजूर हैं। ठीक। एक का नाम मोहम्मद नुमान है, एक का नाम मोहम्मद शहजान है। ठीक है। मैं कहती हूँ मेरे बच्चे भी पढ़े हैं आपके बच्चे? ठीक। हाँ, मैं कहती हूँ पढ़े, जैसे मैं ये सुन रही हूँ आपके शो देख रही हूँ, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे भी पढ़े, मेरे बच्चे भी क्या। आप कहाँ से बात कर रही हैं शाजिया? मैं बेटा टिमर मार्केट से बोल रही हूँ। अच्छा, टिमर मार्केट से बोल रही हूँ। आपने? अच्छा ठीक है। आसपास कोई स्पेशल स्कूल है? नहीं, टिम्बर मार्केट वाली साइड पे कोई स्कूल? अच्छा, इस उधर एक स्कूल पड़ेगा, वो जो माजूर बच्चे हैं, जो जिस्मानी माजूर बच्चे होते हैं, उनका आपके बच्चों को क्या मतलब माजूरी है आपके बच्चों को? बेटा मेरे बच्चे दिमाग से भी थोड़ा बहुत माजूर है, वैसे भी माजूर है। अच्छा, ये शादाब सेंटर में जाएंगे बच्चे, ये है मतलब उधर उस साइड पे शाहरुख ने आलम वाली साइड पे स्कूल है। बेटा मैंने कहीं काफी जगह पे बिठाया, कुछ दिन नहीं बिठाया, 2 दिन बिठाया, 3 दिन बिठाया, और कहते हैं बच्चे तंग करते हैं। तंग तो वो करते हैं ना, एक जगह पे बिठाया था, वो रिश्ता हफ्ता ले भी गया, ले भी आया, फिर उन्होंने वापस भेज दिया। आपने सरकारी स्कूल में बिठाया था और उन्होंने कहा बच्चे तंग करते हैं? सरकारी सरकारी में। अच्छा, तो अभी आप क्या चाह रही हैं कि आपके बच्चे जो हैं? मेरे बच्चे भी जरा कुछ इनको शऊर आ जाए,
कुछ उनको पता चले। तो बिल्कुल वो जहनी तौर पे बहुत ज्यादा माजूर हैं? बिल्कुल नहीं, एक ठीक है बेटा, एक ठीक है। अच्छा, तो आप जिस तरह कोई अगर सेंटर है तो उनको गाइड कर दो अलिशबा, ताकि वो वहाँ चैलेंज बच्चे हैं उसके लिए तो शादाब सेंटर है जो आप वहाँ जा सकती हैं। वहाँ होगी इनकी तालीम फ्री ऑफ कॉस्ट, और कोई आपको ये नहीं कह सकता, अगर कोई आपको कह रहा है कि बच्चे तंग कर रहे हैं इन्हें वापस ले जाएं, तो आप इसकी कंप्लेन करेंगी। स्पेशल एजुकेशन का एक नंबर होता है, कंप्लेन नंबर, आप उस पर कंप्लेन करेंगी, या आप महकमा स्पेशल एजुकेशन के दफ्तर विजिट कर सकती हैं और स्कूल की कंप्लेन कर सकती हैं। वो भी न्यू मुल्तान वाली साइट पर है, तो आप उधर जाएं, उधर कंप्लेन करें कि इस स्कूल में ये मसला आ रहा है, मुझे प्रिंसिपल ने या जो एडमिशन इंचार्ज है उसने ये बोला है कि हमारे बच्चों को नहीं बिठा रहे। वो आपके बच्चों को लाजमी बिठाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है ये काम करना। कॉल पे हैं हमारे साथ शादिया? अच्छा ठीक है। बहरहाल दोबारा भी हम उनको ये कि शादाब सेंटर और उसके साथ वो शाहरुखनी आलम में मौजूद है, आप वहाँ विजिट कर सकती हैं, किसी से भी पूछ सकती हैं, तो वहाँ पर इजीली जाके आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। और अच्छी बात है अगर पेरेंट्स जब सपोर्ट कर रहे हो, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, क्योंकि पेरेंट्स भी चाह रहे होते हैं कि चले थोड़े बच्चों को शऊर आए, उनको भी समझ बूझ हो। अच्छा, ऐसे बच्चे जिस तरह पहले बात की कि बहुत ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं, इसमें टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सब्र ऐसे बच्चों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है। पेरेंट्स तो चलो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो टीचर्स की भी यहाँ इम्तिहान होता है कि उन्होंने उस बच्चे को किस तरह डील करना है। ये बड़ी ज़रूरत है इस वक्त कि इन बच्चों के साथ जो है आपको भी सीखना पड़ेगा, ट्रेन होना पड़ेगा। आपको रूहानी माँ बाप का दर्जा भी तो इसीलिए दिया गया है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर जो सेंटर बनाए जाते हैं, जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं, वो आते भी तो इसीलिए है ना कि बच्चों को आपने हैंडल कैसे करना है। बच्चे तंग कर रहे हैं, ये कोई रीजन नहीं है कि बच्चे तंग कर रहे हैं। जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए तो बाकायदा टीचर्स को अलग ट्रेन किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा कि इनको संभालना कैसे। तो कोई भी टीचर या कोई भी स्कूल ये नहीं कह सकता, खास तौर पे सरकारी स्कूल, तो उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को इनरोल करना। आगे ही स्पेशल एजुकेशन के स्कूल की बात की जाए तो बच्चे तो कम हैं, वो लोग, उनको तो चाहिए बच्चे ज्यादा लाएं। जितने शहर में पेरेंट्स को बच्चे तंग कर रहे हैं तो ले जाओ वापस। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। ये टीचर्स को भी और उस इदारे की भी गलती है कि वो चीज को एडमिट करें और उन बच्चों की जो है वो अच्छे से अगर कैटेगरी भी होती है ना मेंटली चैलेंज बच्चों की, तो उसके लिए भी उनके पास हैं स्टाफ मौजूद हैं, क्योंकि इनकी कैटेगरीज होती है ना, कुछ बच्चे नहीं संभाले जाते, तो उनके लिए भी एक स्टाफ मौजूद है कि उनको आया कैसे पढ़ाया तो नहीं जाता, कैसे उनको जिंदगी के तौर तरीके सिखाने हैं, ये चीजें सिखानी है। यही होता है ना 18 साल के बाद आप नहीं, यही होता है ना कहीं प्राइवेट में, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम अब बच्चे को खुद संभाल लेंगे, बस आप पैसे दे दें, बस बच्चे आपके हम संभाल लेंगे। ज़हनी माजूर बच्चे को तालीम कैसे दी जाएगी? नहीं, तालीम अभी जैसे वो बता रहे हैं मेरे बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, एक ठीक है, वो कह रहे थे एक जो है जो ठीक है वो तो ठीक है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ही दुरुस्त नहीं है, उसको तालीम कैसे देंगे? यही तो इसीलिए तो सेंटर बनाए गए हैं कि उन बच्चों को यही तालीम देनी है कि उनको जिंदगी के तौर तरीके सिखाने। अब जहनी माजूर बच्चों की भी कैटेगरीज होती हैं, जो स्वेयर कैटेगरी होती है एटलीस्ट उसको वो ये सिखाते हैं कपड़े कैसे पहनने हैं, जूते कैसे पहनने हैं, खड़ा कैसे होना है, बैठना कैसे है। ये उसे समझाएंगे जिसका जहन दुरुस्त है, जिसका जहन ही दुरुस्त है नहीं है, वो आपकी बात को फॉलो भी नहीं कर रहा, वो कैसे समझे? टीचर्स की जिम्मेदारी। मुझे लगता है इनको विजिट कराना पड़ेगा सेंटर, शायद इनको फिर समझ आए। अभी हम शायद उन तरह समझा सकें, ज़हन में नहीं आ रही। नहीं, कुछ चीजें आपकी तरबियत में भी आती हैं, कुछ आपका जो उस तरीके से अगर आप कुछ और चीजें नहीं उनको समझा पा रहे तो और डिफरेंट आपके वेज होते हैं जिंदगी में। आखिर जाहिर सी बात है उस बच्चे ने सरवाइव तो करना ही करना है ना। अच्छा जी, मजीद आपसे जो है वो जानेंगे मुहर्रम अल हराम के हवाले से क्या सुना रहे हैं। अच्छा ठीक है, मजीद सुनते हैं, लेकिन अभी ब्रेक आ गई है, फिर ब्रेक के बाद जो है वो लाजमी इसको ज्वाइन करते हैं जी। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एयरटेल में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। हम बात कर रहे थे कि मुहर्रम के हवाले से कुछ और भी आप हमें सुनाए कलाम। जी मैं सुना देता हूँ, ये चंद अशार हैं ताज़ा, वो पेश कर देता हूँ कि ज़िक्र आले अबा ज़रूरी है, वरना ये ज़िंदगी अधूरी है। खुशबुए खुल्द भी न पाएगा जिसकी आले नबी से दूरी है। तेरे सीने में बुग़्ज़ हैदर है, तुझसे दूरी बहुत ज़रूरी है।
वाह। ये मातमी की है खाक खाक के शिफा, मातमी की है खाक खाक के शिफा, मातमी का लहू भी नूरी है, जिक्र आले अबा ज़रूरी है, वरना ये जिंदगी अधूरी है। सराइकी का एक कलाम पेश कर देता हूँ जी। कि हुसैन हक दी सदा दा नाए, हुसैन रब दी रजा दा नाए, वाह। हुसैन नूरे खुदा दा नाए, हुसैन सिद्को सफा दा नाए, हुसैन सोचा तू बाला तारे, हुसैन खुद मुस्तफा दा नाए, वाह। हुसैन शर्मो हया दा नाए, हुसैन अर्जो समा दा नाए, हुसैन कदरो कजा दा नाए, वाह। हुसैन सबरो रजा दा नाए, हुसैन दुखियां दे दुख मिटाइंदा है, हुसैन दुखियां दे दुख मिटाइंदा है, हुसैन खुद शिफा दा नाए, वाह। हुसैन खुशनुमा दा नाए, हुसैन हुस्ने विला दा नाए, हुसैन ते ना खुदा दा नाए, हुसैन मुश्किल कुशा दा नाए, हुसैन बाजू गुजारा कोई नहीं, हुसैन रूह दी गिजा दा नाए, हुसैन हक दी सदा दा नाए, हुसैन रब दी रजा दा नाए। वाह, क्या बात, बहुत खूब। कहते हैं ना कि हम अगर जिस तरह हम उनकी कुर्बानी को, उनकी चीज़ों को, उनके मकसद को याद रखें तो हम आजकल जब हम जैसे देखते हैं ना कि हक के लिए, तो हम अपने हक के लिए भी नहीं खड़े होते, तो जुल्म के खिलाफ तो कभी हमारी वैसे ज़बान हमेशा चुप रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं समझती हूँ मुहर्रम का जब महीना आता है आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये थोड़ी सी चीज़ें हैं कि हम उन दिनों को बहुत सेलिब्रेट तो कर रहे होते हैं, बट हम कभी उन चीज़ों से कुछ सीखते नहीं हैं। सीखना चाहिए, दर्स से करबला है ही यही। अच्छा, जिस तरह अभी शायरी की बात हो रही थी, अभी आप क्या समझते हैं जो शोरा हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे हैं, उनके अभी जो इश्यूज हैं वो क्या हैं? आप क्या समझते हैं उनके ऊपर कितना काम किया जाना चाहिए? काम कर रहे हैं, वैसे अकादमी अदबियात जो है वो काम कर रही है, सरकारी सतह पे कुछ काम हो भी रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो मुस्तहिक लोग हैं ना, मुस्तहिक से मुराद ये है कि जो बड़े बड़े बाबे बैठे हुए हैं वो मतलब उनके लिए तो बड़े बड़े अवार्ड हैं और बड़े बड़े कारनामे हैं, लेकिन जो लोग लिखने वाले भी अच्छे हैं और लेकिन साहिब सरवत नहीं हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए, कम से कम उनकी देखभाल के लिए। मतलब कोई मैं नहीं देख रहा, अब तो खैर जिसका शनाख्ती कार्ड है उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो लेकिन शायर के लिए किताब की सहूलत ज़रूर होनी चाहिए कि अगर वो किताब उसका मवाद तैयार हो गया है तो उसकी किताब छपवाने के लिए इदारे को कुछ न कुछ करना चाहिए, क्योंकि महंगाई का दौर है, आपके सामने है कि आज एक किताब 1 लाख 1.5 लाख रुपए पे चली गई है, एक किताब का छपवाना भी आसान नहीं है, तो उसके लिए सरकारी सतह पे कुछ काम होना चाहिए। अच्छा, वैसे कभी इस सरकारी सतह पर अगर हम बात करें तो काम कुछ होते हुए आपको कभी नजर भी आए हैं या जस्ट देखे गए हैं? मतलब ये नहीं है कि नहीं, मतलब जैसे शोरा की फलाह महबूद के हवाले से जिनकी रसाई है उनके हुए, जिसकी रसाई नहीं है उसका काम नहीं हुआ, बात ये सही। अच्छा, इसके साथ साथ आलिशा ये भी जानेंगे, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से बात कर लेते हैं कि उनकी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बिल्डिंग का मसला जो है वो अभी तक हल नहीं हो सका, इस हवाले से बताइएगा। बजट जारी किया गया था, 3 फेजेस में ये बजट जारी होना था। 30 केनाल और 7 मरले की जो है ये बिल्डिंग ली गई, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रेंट पे होगा, हमने पिछली दफा भी बात की, रेंट पे जब से ही बना है, तो वो जो है एक कंजेस्टेड सी जगह है। बच्चों की सबसे पहली बात, वहाँ नर्सरी नहीं है और सिर्फ बच्चे रहते हैं, बच्चियों के रहने का कोई इंतजाम नहीं है। जो भी छोटी बच्ची मिलती है उसको दारुल अमान भेज दिया जाता है, और जो न्यू बोर्न बेबीज मिलते हैं उनको फौरन से रेस्क्यू करके लाहौर बाकायदा एक टीम बुलाई जाती है और जाने का ट्रैवल का सारा एक्सपेंस होता है और सब कुछ वो लाहौर भेज दिया जाता है। और फिर अडॉप्शन केसेस के जो मसाइल होते हैं वो अलग हैं, क्योंकि अडॉप्शन केसेस के लिए भी जो भी आपको वालिदैन जो है दायर करेंगे दरख्वास्त,
पहले लाहौर जाएगी, लाहौर में इतनी सारी ऑब्वियसली पेंडिंग एप्लीकेशंस पहले से पड़ी होती हैं। जैसे कराची में एक सेंटर है, तो बच्चे जिन्होंने अडॉप्ट करने हैं वो कराची सेंटर जा सकते हैं और उधर से वो बच्चा भी देख सकते हैं कि जो गुमशुदा बच्चे होते हैं जिसके वालिदैन नहीं मिल रहे होते, या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो लावारिस होते हैं, तो वो वहीं रह रहे होते हैं, तो वो कुछ वालिदैन होते हैं वो 4 साल का या 3 साल का या 5 साल का बच्चा भी अडॉप्ट कर लेते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि ज्यादा बच्चे रेस्क्यू नहीं हो सकते। अब 50 बच्चे हैं टोटल जो मुल्तान सेंटर में रह रहे हैं इस वक्त, लावारिस, गुमशुदा और कुछ भिखारी बच्चों को जैसे ये लोग रेस्क्यू करते हैं। तो इसके अलावा बच्चियों की जगह नहीं है, न्यू बॉर्न बेबीज की जगह नहीं है, कोई भी बच्चा कहीं से भी मिलता है। पिछले महीने की अगर बात की जाए तो 3 बच्चे मिले थे कूड़े के ढेर में से, तो फौरन उनको हॉस्पिटलाइज करके फिर टीम मंगा के भेज दिया जाता है। बजट जारी हुआ, पहले फेज में 200 मिलियन का बजट जारी हुआ था, फिर दूसरे फेज का बजट कुछ अरसे तक रुका रहा। दूसरे फेज का बजट जो है जारी हुआ। अब बिल्डिंग तो बन गई है, पर बिल्डिंग के जो छोटे मोटे काम रहते हैं, जैसे सेवडिश का काम हो या दूसरा काम हो, वो सारा रहता है। अगर ये कॉम्प्लेक्स होगा, पूरा सेंटर होगा चाइल्ड प्रोटेक्शन का, अगर ये स्टार्ट हो जाए, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन का अपना ही स्कूल होता है बच्चों के लिए, वहाँ अपनी ही वोकेशनल उन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं छोटे छोटे से, IT लैब्स वगैरह, सिलाई मशीन का सेंटर और इस तरह के कुछ सेंटर्स हैं। तो उन बच्चों के लिए वहाँ पे रहना तो आसानी होगी, पर एक बच्चियों को भी सहूलत मुहैया होगी, और दूसरा ये कि जो नौमौलूद बच्चे होते हैं वो भी यहाँ रह सकेंगे, और जो वालिदैन हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के बाहर कोई झूला नहीं लगा हुआ। हाँ, अच्छा, इस पे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ अरिशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आलिया है हमारे साथ जी, क्या कहना चाहेंगे? अपने टीवी का काइंडली वॉल्यूम बंद कर दें। जी आलिया जी। मैम मेरा बेटा मतलब 18 साल का है, वो बोल नहीं सकता, मतलब अच्छा, शॉपिंग मतलब का मसला है उसका, वो बोलता नहीं है। ठीक है। मैंने छोटा सा था जब बहुत कोशिश की उसको मतलब मैं कहीं स्कूल में एडमिशन करवाऊं, लेकिन कहीं भी उसका एडमिशन नहीं हुआ। ठीक, फीस टॉपिक कहीं भी सीट नहीं थी। अच्छा, आप मैं चाह रही हूँ कि कहीं, हाँ जी जी, कोई ऐसा सेंटर या कोई ऐसी मतलब स्कूल सेंटर या स्कूल आप वो पूछना चाह रही हैं कि वहाँ वो अपने बच्चे को एडमिशन करवा सके? क्योंकि बच्चा 18 साल का है तो ऑब्वियसली स्कूल वाले नहीं लेंगे इस बच्चे को। अब यहाँ पे जुनूबी पंजाब में एक ही कॉलेज बनाया गया है स्पेशल बच्चों के लिए, पर उसमें जरूरी होता है कि बच्चा मैट्रिक करके आए, उसमें चारों कैटेगरीज के बच्चे पढ़ते हैं। अब ये जो बता रही हैं क्योंकि बच्चा 18 साल का है, जो मैं आपको बताई थी कि एक सेंटर बनने जा रहा है, तो उस सेंटर में ये फैसिलिटीज दी जाएंगी कि उन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए और बेसिक सिखाया जाए। इनके बच्चे को सबसे पहले तो वो शुरू से पढ़ना लिखना सिखाएंगे, कुछ स्पेशल बुक्स होती हैं, उसके बाद जो है वो इनका एक स्पेशल इम्तहान होता है वो दिलवाएंगे, उसके बाद ये बच्चा कॉलेज जा सकेगा। अभी स्कूल में एनरोलमेंट बच्चे की नहीं होगी। जिस सेंटर का हम बात कर रहे थे शुरू में, उसका इफ्तिताह बाद में होगा। बेसिकली तो वो ऑटिज्म सेंटर है, मगर उधर कुछ ऐसी बच्चों को भी दाखिल किया जाएगा, बच्चे तो नहीं अडल्ट होते हैं 18 साल के, तो इन लोगों को भी लिया जाएगा कुछ तादाद में। शुरू में वो लेकर देखेंगे और उनको ट्रेन करेंगे, उनको आया देखेंगे कि ये बच्चा ये एग्जाम दे सकता है। तो अगर क्योंकि इनका बच्चा जो है ज़हनी माजूर नहीं है, डेफ एंड डम है, तो ये बच्चे जो होते हैं उनको अलग तरीके से वो लोग पढ़ना लिखना सिखाते हैं। वैसे तो शाहरुख ने आलम में जो है D ब्लॉक में एक स्कूल है जो इन बच्चों के लिए स्पेशली बना हुआ है, जो बोल और सुन नहीं सकते, पर इस बच्चे ने कोई तालीम हासिल नहीं की जैसा कि ये बता रही हैं, तो ये उसी सेंटर में जाएगा जो बेसिक्स उनको सिखाएंगे, और उसके बाद ये जो स्पेशल स्कूल है शालीमार में, उधर जाके कॉलेज है, तो उधर इसका एडमिशन तब मुमकिन होगा। सही है। अलिशा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रही। कैसब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाजरीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोहिया 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वो हैं जी मोहम्मद आबिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सक्सेस कोच हैं। लाहौर से स्पेशली यहाँ तशरीफ लेकर आए हैं, आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको।
अच्छा, आज इनसे जो हमारी बात होगी, क्योंकि मेरे लिए भी ये नया था सक्सेस कोच, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हम समझते हैं कि अवेयरनेस की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली हम अपने बच्चों की बात करें, उनकी ग्रूमिंग के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, उस चीज़ से जो है हम देखते हैं कि हम लोग बहुत पीछे हैं। तालीम दी जा रही है, डिग्री भी है, लेकिन जिस तरीके से आपकी शख्सियत की ग्रूमिंग होनी चाहिए, या आपको ये पता होना चाहिए कि आप ज़िंदगी में कामयाब कैसे हो सकते हैं, आप जो है तरक्की कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ें, इस पे काम करने की इसके जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे ये क्या टिप्स आज हमारे नौजवानों को देंगे कि किस तरह वो अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुआशरे में जिस तेज़ रफ्तारी है, एक अफरा तफरी वाला समा है और कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उस हवाले से जो है वो क्या करना चाहिए बात करेंगे। सर, क्या हालचाल है आपके? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस हवाले से बात कर लेते हैं ना कि इस टाइम हम अगर बात करें शख्सियत के हवाले से, पर्सनालिटी के हवाले से, तो हर इंसान की एक डिफरेंट पर्सनालिटी है, डिफरेंट विजन है, डिफरेंट थॉट्स हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो ये हमें बताएं कि उसकी टाइप्स कितनी हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और हज़ारों साल इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इसका जवाब ढूंढा जाता रहा है और इसके ऊपर अब जो पिछले कोई 50-60 साल से एक लेटेस्ट साइंस आई है वो ये है कि शख्सियत के बारे में पहली तो बात ये है कि इंसानों की किस्में होती हैं। अच्छा, वो किस्में हम ये याद रखें कि बिल्कुल सब की सब ना वो अच्छी हैं ना वो बुरी हैं, वो डिफरेंट हैं और डिफरेंट काम करने के लिए बनी हैं, ठीक है। तो ये टोटल 16 होती हैं और फिर 16 जो किस्में हैं उनमें हर किसी का अपना एक कोर टैलेंट होता है, एक उसका सेकेंडरी टैलेंट होता है, एक उसका टर्शरी टैलेंट होता है, यानी उसकी सबसे बड़ी खूबी या उसकी काबिलियत, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे, फिर चौथी, तो इस तरह से होती हैं। अब होता आमतौर पर यह है कि इनको सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, 1 नंबर 2 ये है कि इनको आइडेंटिफाई किए बगैर हम कोई और कैप जो हमारे पास होती है, सिस्टम के पास, एजुकेशन सिस्टम के पास, पेरेंट्स के पास, वो उस बच्चे के सर पर पहनाना चाहते हैं, यानी वो अपने किसी ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर उसकी शख्सियत को ना समझा जाए तो हम जा बजा रोज़ मुआशरे में देखते हैं, अस्मा आपने भी देखा है कि कितने ही बच्चे जो बड़े काबिल थे लेकिन वो सही मकाम पर पहुंच नहीं पाते इसकी वजह से। अच्छा, ये हमारे यहाँ जिस तरह हम देखते हैं कि एक तो करियर काउंसलिंग भी हो गई आपकी, हमारे यहाँ ये आप थोड़ा सा इसके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन हम वही चीज़ देखते हैं कि हमारे नौजवानों के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप वैसे किस तरह देखते हैं कि इस टाइम हमारे जो नौजवान हैं वो किन किन मसाइल का ज़्यादा शिकार हैं, जिन पर समझते हैं कि आप उनके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? सबसे पहली तो चीज़ ये है कि एक वो शेर का मिसरा है कि मैं रह गया और मेरा ज़माना चला गया जी, उसका मफहूम भी है। तो हम लोग जो पेरेंट्स हैं, हम में से ज़्यादा, और फिर हमारी जो औलादें हैं वो जिस ज़माने में ज़िंदा हैं, इस ज़माने की कुछ नीड्स हैं, जिसे हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ द एज क्या है, नीड ऑफ द एज क्या है। अच्छा, अब हम लोग जो हैं वैसे मजमूई तौर पर एज ए नेशन भी दुनिया से कुछ पीछे चल रहे हैं। कुछ साल पहले एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शाया हुआ और उसमें ये बताया गया कि ये सब कॉन्टिनेंट की पट्टी और बिलखुसूस हमारा मुल्क जो है वो कोई दुनिया से कोई 50-60 साल ओवरऑल लाइफ स्टैंडर्ड्स में पीछे चल रहा है। तो अब उसके नतीजे में आपका सवाल जो है उसका जवाब आना शुरू हो रहा है कि जब हम लोग इस वक्त दुनिया के साथ ही नहीं चल रहे तो फिर हम लोग उसके साथ एट्यून भी नहीं कर सकते, उसके साथ एक कनेक्शन भी बिल्ड नहीं कर सकते और परफॉर्म भी नहीं कर सकते। सबसे पहला मसला हमारे ना सिर्फ नौजवानों का बल्कि हमारे एडल्ट्स का, जितने भी एडल्ट्स हैं उनमें मेजॉरिटी का ये है। दूसरी बात ये है कि ये मिथ जो है ना ये ख़त्म हो चुकी है कि किसी दुनिया के एक खित्ते में ज़्यादा जहानत होती है, दूसरे में कम होती है। इसके कुछ स्पेसिफिक कोड्स हैं। जैसे आपको मैं मिसाल देता हूँ कि एक ताला जो है उसकी चाबी अगर आपके पास है तो तब भी वो खुल जाएगा, अगर उसकी चाबी आप किसी थर्ड पर्सन को दे दें तो क्या वहां पे ताला इनकार करेगा? ताला इनकार नहीं करेगा, खुलेगा। तो इसी तरीके से कामयाबी के पैटर्न्स हैं। बच्चों को दूसरी बात ये नहीं सिखाया जाता
कि तुम्हारा टैलेंट क्या है, तुम्हारे लिए आज के ज़माने में इस टैलेंट को आज की नीड्स के साथ जोड़ने का तरीका क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दो तो बड़ी ये वजूहात हैं। फिर तीसरी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी सोच रही है, हम ये समझते हैं कि जो सब सोच रहे हैं वो ठीक होगा। हाँ। ज़रूरी तो नहीं है, कई मरतबा ठीक होता है, बहुत मरतबा वो गलत होता है। तो इस वजह से ये 3 तो बुनियादी वजूहात हैं। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं। सही। देखिए इदारे जो तालीम दे रहे हैं, और फिर उसके बाद घर भी एक इंस्टीट्यूशन है। हाँ। तो अब ये दोनों स्टार्ट तो आपका घर से ही होता है ना। और इतना पावरफुल इंस्टीट्यूशन है कि है। इसको तो बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया। तो अगर इसको ठीक तरह से ये सही परफॉर्म करें और बच्चे को अपनी जिंदगी जीने का मौका दें, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अच्छा बुरा ना सिखाएं, उनको अच्छा बुरा बताएं। या भी आजाद आप छोड़ भी नहीं सकते बच्चों को, बिल्कुल उनकी। हाँ। ये एक्सट्रीम नहीं हमने इख्तियार बिल्कुल किया। इसके दरमियान में बड़ा एक हसीन बैलेंस है। वो बैलेंस ये है कि उनको हम अपनी जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, हाँ, वो बता के उसके बाद उनको ये मौका दें कि वो जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उनको एक शाहकार बनाया है। अल्लाह ने 4 कसमें खा के कुरान पाक में सूरा 3 में फरमाया कि ये मैंने आई हैव क्रिएटेड द मैन इन द बेस्ट ऑफ मोल्ड्स, बेहतरीन शाहकार बनाया। अब उस बेहतरीन शाहकार को मौका तो दीजिए। होता ये है कि हम अक्सर पेरेंट्स कोशिश तो ये कर रहे होते हैं कि हम बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर जाएं। हाँ। जो हमने गलतियां की, जो हमने मुश्किलें झेली हैं, वो ये ना झेलें। लेकिन इसमें एक गलती कर बैठते हैं, हम अपने टूटे हुए ख्वाबों की ताबीर उनमें तलाश करने की कोशिश करते हैं। उनको अपनी ख्वाहिशात जो है ना, वो कहते हैं कि चलें हमारे बच्चे पूरे करेंगे। बिल्कुल। तो उनको एक अपनी नई जिंदगी जीने का मौका देना, तो चौथी बड़ी वजह ये है कि उनको ये मौका हम आमतौर पर नहीं देते। फिर वो नतीजा ये होता है जैसे आप किसी चीज को मसल दें, अब फूल है इसको मसल दें ना, बिल्कुल उसकी अपनी शख्सियत ही बाकी नहीं रहेगी। तो ये नौजवान जो है मसले हुए फूल बन जाते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारे यहाँ ये जो अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ये चलता आ रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी ख्वाहिशात वो लाजमी कभी भी बच्चे को जो वो कहेंगे अच्छा यार मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, हमारे जो 3-4 पेशे हैं वो उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है कि अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, लॉयर बन जाएगा, तो आप इसके ऊपर, या फिर कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब इसको मिल जाए तो बस दैट्स इट। हम ये नहीं अपने बच्चों की जो, अच्छा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जो म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं या आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो ख्वाहिशें उनकी वही अंदर की अंदर ही जो है वो दब जाती हैं, फिर वो शायद उस तरीके से बेहतर परफॉर्म भी नहीं करते। मिस अस्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए एक सादा सा फार्मूला समझ लें हम लोग, एक ऑर्डिनरी और मीडियोकर आम सी जिंदगी गुजारनी है तो वो तो सब गुजार रहे हैं। हाँ। उस जिंदगी से अगर ऊपर उठना है, एवरेज से अबव निकलना है, तो उसके लिए सादा सा एक फार्मूला क्या है कि हमारा ज़हन, हमारा दिल और हमारे हाथ, इसको मैंने इसको 3H का नाम दिया हुआ, 3H, हेड, हार्ट एंड हैंड्स। ये तीनों अगर एक जगह पर होंगे तो आप एक्सपोनेंशियली अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे। दुनिया में जितने लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है उनकी ये तीनों चीजें एक जगह इकट्ठी थी। हमारे यहाँ तकरीबन मोर देन 75% हम बड़े और हमारे जो नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, उन लोगों का दिल किसी और जगह होता है, हाँ। दिमाग किसी और जगह होता है, काम को कुछ वो और कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। हाँ। अच्छा, इसके नतीजे में बहुत ज्यादा डिवाइडेड किस्म की पर्सनैलिटी बनती है। हाँ। अब वो जो डिवाइडेड पर्सनैलिटी है वो अपना पूरा तो नहीं परफॉर्म कर सकेगी, वो डिलीवर ही नहीं कर सकेगी। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि बच्चों को ये मौका दिया जाए कि वो छोटे छोटे फैसले करना शुरू करें, ये आप असिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने आज सुबह फैसले ये उनको अनाउंस किया कि अब से बड़े बड़े फैसले तुम कर लो, नहीं। हाँ। ये एक बिल्कुल जैसे मसल्स होते हैं, फैसले करना तो मसल्स बिल्ड करने की तरह से थोड़ा थोड़ा उनको आप ये मौका दें, वो उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता अट्यून होंगे, फिर वो छोटे फैसलों के बाद बड़ों की तरफ बढ़ेंगे। एक दूसरी चीज़ ये है कि उनको हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका दें। बिल्कुल। बहुत मतलब पेरेंट्स बात करते हैं और वो यही कहते हैं कि ये बच्चा जो है हमने तो इसके ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है, हमने तो सब कुछ अपना इसको दे दिया, ये परफॉर्म नहीं कर रहा। ये आए दिन यही कहानी रोज सामने आती है पेरेंट्स की, फैमिलीज की। तो उसमें बुनियाद ये है कि आपने जो किया, आप जो कर सकते थे इन्वेस्ट करना, वो किया। हाँ। लेकिन वेदर इट वाज इन्वेस्टेड इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, या वो उसको जो उसके अंदर टैलेंट है उसको आपने टैप किया, उसको काम में लाए,
अगर वो लाए होते तो फिर थोड़ा इन्वेस्ट करके भी लोग आगे निकल जाते हैं। हाँ, ये चीज वही ना, जहाँ पे जो काम जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा ना, आप उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा वह आप कहेंगे अच्छा यार ठीक है बस चल रहा है तो काम चलने दे। अच्छा, इस वही फिर चीजें आप फिर आगे जाके जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो पेरेंट्स की भी बढ़ जाती हैं, आप जो है वो मुआशरे में भी उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर रहे, नहीं चल पा रहे, तो फिर जिंदगी में, वजह से हम कहते हैं ना हमारी जिंदगी में मसाइल बहुत है, तो वो मसाइल वाकई आपके भी मजीद बढ़ते जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक बात जो देखते हैं अभी जो मैंने देखा है यूथ में, जो सब हमारे यहाँ ना एक डिसीजन पावर भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, जिस तरह आप डिसीजन की बात कर रहे थे कि डिसीजन उनको लेने, क्योंकि राइट नहीं है उनके पास उस तरीके से, तो वो डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन पावर भी नहीं है और उस तरीके से उनकी ग्रूमिंग भी नहीं है कि वो थोड़ा लीडरशिप की तरफ जाएं या उनके अंदर ये चीज़ें हों। हमारे यहाँ ये देखा जाता है अक्सर, हम थोड़े लकीर के फकीर भी हैं, फिर हम थोड़ा जुगाड़ सिस्टम भी बहुत, शॉर्टकट भी बहुत ढूंढते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चन। देखें, हम स्टूडेंट्स, हम में से हों या पेरेंट्स हों, कोई भी हों, लीडरशिप जो है ना, इसको हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फील्ड है, और ये इससे मुराद ये है, 2-3 बुनियादी सी बातें सादा सी। इससे मुराद क्या है? ये कि हमें अपने मकसद का पता हो, खा हम किसी इदारे को, किसी फैमिली को लीड कर रहे हैं या हम अपनी ज़ात को लीड कर रहे हैं, ज़ात भी तो एक इदारा है, बिल्कुल, इसको लीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि हमें अपने मकसद का पता हो, दूसरा ये कि हमें ये पता हो यहाँ तक पहुँचना कैसे है, तीसरा ये कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस वजह से लीडरशिप जो है ये हम सब लोगों को चाहिए होती है। ये इदारों से लेकर, पॉलिटिकल लीडरशिप से लेकर किसी भी और इदारे में जगह जगह चाहिए होती है, फैमिलीज में चाहिए होती है, और फिर उसके अलावा हम इंडिविजुअल्स को भी चाहिए होती है। अच्छा, अब उसके अलावा इसमें फैसले का बड़ा रोल है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि फैसले करना तो मसल्स बिल्ड करने की तरह से, जब आप मौका ही नहीं देंगे किसी को फैसला करने का, तो क्या फैसला करेगा? ये एक हमारी इस नेशन के ऊपर भी अप्लाई होता है। जब आपको फैसले करने का खुद मौका मिलेगा तो आप मैच्योर होंगे, आप कुछ गलतियां करेंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होंगे। तो इस वजह से ये मौका मरहलावार, स्टेप वाइज बच्चों को मिलना चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता निखरना शुरू होते हैं। अच्छा, इसमें आए दिन जो है ना, इदारों में भी बल्कि ये होता है, और जब हम लोगों के साथ काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, रब्ता करते हैं, और इदारे हों या फैमिलीज़ हों, तो वहाँ पर ये सबकी कोशिश होती है कि कंट्रोल किया जाए चीज़ों को। हाँ, हमारे माशरे में कंट्रोल ज़्यादा किया जाता है। बहुत ही एक ज़बरदस्त रियलिटी ये है कि एनर्जी को, जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कुड बी टर्न्ड इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी हम इसके लिए ये नहीं कर सकते जैसे पानी दरिया में है और वो आ रहा है और उसके आगे आप बंद बना दें, दीवार बनाएंगे जितनी मर्जी मजबूत बना दें, वो तोड़ के आगे गुजर जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि उसके आगे आप टरबाइन लगाएं, टरबाइन चलेगी, उससे बिजली पैदा होगी, वो एनर्जी किसी और शक्ल में कन्वर्ट हो गई। अब इसको हम जिंदगी में अप्लाई कर लें। हम सब इंसान, हम सब लोगों में अल्लाह ताला ने ट्रेमेंडस एनर्जी रखी हुई है। अच्छा, अब अगर उसको सही तरह से चैनलाइज नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करना, मैनेज करना, जिसे हम कहते हैं राइट पर्सन एट द राइट प्लेस और राइट जॉब, और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में टीम है। अक्सर हमने एक बड़ी दिलचस्प ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में हमने जब भी इदारों का एनालिसिस किया, उनके नीड बेस्ड हम एनालिसिस करते हैं, TNAs उन्हें हम कहते हैं, तो वो जब हम करते हैं हम देखते हैं कि इनमें से अक्सर लोग बुरे नहीं हैं। पीपल आर नॉट मेनली बैड, दे आर डिफरेंट एंड दे मस्ट बी डेल्ट डिफरेंटली। अच्छा, इसी तरीके से हम जब समझना शुरू करेंगे तो हम अपने बच्चों को समझ सकते हैं कि सर ये थोड़ी शख्सियत इनकी डिफरेंट है, जिस तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से अगर हम लोग समझ के उनको सही बंदे को सही काम देना शुरू करेंगे तो फिर आप देखिए कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारे काम में निखार कितना आता है, नतायज कितने अच्छे होते हैं। ये हर जगह अप्लाई होता है। सही। अच्छा, आपने माशाल्लाह इतने अरसे से आपका काम आप कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, वो भी थोड़ा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे कैसा रहा,
और अभी आप क्या देखते हैं? जाहिर सी बात है आप डिफरेंट इदारों में जाते हैं, वहाँ पर नौजवानों को देखते हैं, ट्रेन करते हैं जी। क्या चीज़ें देखते हैं, उनमें क्या है, थोड़ा ये शेयर कीजिएगा प्लीज़। मैं बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट हूँ और बाय चॉइस हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सब ऑप्शंस के होते हुए उनको अवेल करते हुए मैं पिछले 23 साल से एक उस्ताद हूँ, 1। नंबर 2 ये कि इसमें होते हुए फिर पाकिस्तान यहाँ के अच्छे इदारों से पढ़ने का मुझे मौका अल्लाह ताला ने अता किया। पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ से अल्लाह ताला ने पढ़ने का मौका दिया, पढ़ाने का मौका दिया। तो इसके बाद ये है कि इसमें एक जैसे कहते हैं ना कि एक एडवांस्ड वर्जन ये है कि मैं सक्सेस कोच हूँ, लीडरशिप कोच हूँ। तो अब इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग करवा रहे हैं, इसको सही तरह से काम में कैसे लाया जा सकता है, ये काम है मेरा और मेरे शोबे का। पूरी दुनिया में हर शोबे के लिए ट्रेनर्स होते हैं और इवन पर्सनल लेवल पर भी सक्सेस कोचेस होते हैं। वहाँ के सेलिब्रिटीज के भी सक्सेस कोच होते हैं, वहाँ के पॉलिटिशियंस के भी कोच होते हैं। और हमारे यहाँ से पॉलिटिशियंस के बहुत अच्छे कोच नजर आते हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ जरूरी नहीं है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम कोई भी पौधा वहां से उखाड़े वेस्ट से और यहाँ ला के आंखें बंद करके उसको लगा दें, क्योंकि डिफरेंट मसाइल है ना। एक मुल्क हमारा दूसरा है, यहाँ रियलिटीज डिफरेंट है, यहाँ के लोग डिफरेंट हैं, वहाँ चीजें और डिफरेंट हैं। हम मिसालें तो बहुत दे देते हैं, पर जाहिर सी बात है जब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं, उस माहौल को एडजस्ट करना वो हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो वहाँ की जाहिर सी बात है चीज़ों को यहाँ लाना भी बड़ा मुश्किल है। बस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसमें हम अपनी ज्योग्राफी को, अपनी कल्चरल वैल्यूज को समझें और उनके नतीजे में हम उनको थोड़ा सा कस्टमाइज करें। उनको उन चीज़ों को जो वहाँ से लाते हैं ना, उन आइडियाज़ को यहाँ पर लाकर इन रियलिटीज के साथ कनेक्ट करने में गौर से देखें कि यहाँ सूट क्या करेगा। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात हो गई कि आपने पूछा कि मेरा फील्ड क्या है और किस तरह से हम काम करते हैं। तो इसमें डेफिनेटली हम लोग ये पर्सनैलिटी टाइप्स की असेसमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, फैमिली लीडरशिप, माइंड साइंसेज फॉर सक्सेस और न्यूरो पेरेंटिंग, इन डोमेन्स में काम करते हैं। अब आ जाते हैं इस तरफ कि आपने कहा कि पाकिस्तान के इदारों में या हमारा जो ओवरऑल सोशल फैब्रिक है, इसमें इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं पिछले कुछ सालों में। हमें थोड़ी सी अपनी रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि रफ्तार से ज़्यादा हमारी समत इम्पॉर्टेंट होती है। रफ्तार दरमियानी भी हो, डायरेक्शन ज़्यादा मैटर करती है। तो हम लोगों को कौमी सतह पर कुछ तरजीहात का तयन करना चाहिए। मैं अभी आपके पहले सेगमेंट को देख रहा था, बहुत ही आला गुफ्तगू आप लोग कर रहे थे सब। तो वहाँ बात हो रही थी कि बच्चे स्कूल्स में नहीं जा रहे और बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए, और माजूर बच्चे जो हैं, डिसेबल्ड हैं, वो बेचारे वो भी पढ़ें और उनसे काम हो। ये तो बहुत अच्छी खुशाइंद बात, कुरान की तालीम बहुत ही खुशाइंद बात है। साइड बाय साइड, चूँकि मैं पाकिस्तान के एजुकेशनल जो कैनवस है उस पर मुझे किसी न किसी कैपेसिटी में गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का मौका मिला है। सही। और मैं अभी लास्ट टाइम तो तकरीबन कोई 6-7 साल 2 बड़े इदारों का लाहौर में हेड रहा हूँ। कॉलेजेस थे, वो पाकिस्तान के नामवर कॉलेजेस हैं। जो चीज़ एक मिसिंग लिंक ये है कि सबसे पहली बात ये कि हम जिस ज़माने में ज़िंदा हैं, इसकी नीड्स क्या हैं, हम उनके साथ इसको जोड़ नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग सारे के सारे, मोर और लेस सारे के सारे मार्क्स के पीछे दौड़ रहे हैं। अच्छा, अब एक बच्चा जब मार्क्स के पीछे यूं दौड़ता है कि उसको दुनिया का होश नहीं है, दुनिया कहाँ चली गई, तो वो मैंने बारहा देखा यूनिवर्सिटीज़ में। मैं तकरीबन पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, वहाँ पे हम सेमिनार्स करते हैं। वहाँ पर बार बार एक चीज़ सामने आती है, जो इवन ग्रेजुएट्स भी होते हैं, कि ऐसा लगता है ज़्यादातर, मैं माजरत के साथ कहूँगा, कि वो कोई 16 साल की नींद के बाद आज जागे हैं और वो इर्द गिर्द देखते हैं, अच्छा दुनिया कहाँ पहुँच गई। अच्छा, लोग दुनिया जो है वो जी चांद पे पहुँच गई है, स्पेस पे चली गई है, हम यहाँ आए। जी, तो इस वजह से ये है कि हम लोगों को स्किल्स पर भी खास से काम की ज़रूरत है। तीसरी बात इस हवाले से ये है कि जो बहुत पॉजिटिव चीज़ है वो ये है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम वो एक हॉलो किस्म के इमोशनलिज्म से हटकर बात करें, तो दुनिया भर में काम करवाने के दौरान जो चीज़ मैंने बार बार देखी है वो ये है कि टैलेंट
हर उस जगह पर ज्यादा पलता फूलता है, एक हैरान कुन रियलिटी, जहां पर जिंदगी आपको रगड़ा ज्यादा लगाती है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अच्छा, आपके एग्जांपल जो है वो लाजमी हम सुनेंगे नाज़रीन। हाँ जी, ब्रेक भी जरूरी है ना। नाज़रीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में आपको खुश आमदी कहते हैं। और ब्रेक के बाद जो है हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया है। वैसे वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, हमेशा हमारे शोज़ में भी मौजूद होते हैं और माशाल्लाह सोशल मीडिया पे तो आजकल उनकी ऐसे धूम मची है। मोहम्मद अरसलान खान हमारे साथ मौजूद हैं जी, एक्सपर्ट हैं साइबर लॉज में, तो आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज हमने अरसलान को स्पेशली इसलिए बुलाया क्योंकि आजकल हम जो देख रहे हैं कि हमारे तालीमी इदारों में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो अभी रिसेंटली इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो हुआ है कि मंशियात का इस्तेमाल जो है वो जिस तरह किया जा रहा है, और हिरासमेंट के हवाले से वहाँ पे बच्चियों को जो मसाइल हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, और कि क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, इसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है, इस हवाले से इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे अरसान? इस हवाले से सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे तालीमी इदारे जहाँ हमें तालीम दी जाती है, जहाँ हमारी तरबियत की जाती है, और वहाँ इस तरह का ये वाक़या पेश आना और इस तरह की एक्टिविटीज़, क्योंकि हम वैसे तो हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में बहुत सारी ये चीज़ें चल रही हैं इस टाइम, लेकिन तालीमी इदारों में आके और फिर जाहिर सी बात है इस पर जो चल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए जी, नो डाउट ये आजकल के जो सबसे बढ़ते हुए मसाइल में ये जो अब्यूज ऑफ ड्रग है और जो हैरेसमेंट के मैटर्स हैं, ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत तेजी से जो है ये ग्रो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करूंगा पंजाब पुलिस को और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जो हमारी एजेंसीज जो काम कर रही हैं, ठीक है, और जिन्होंने इनको पॉइंट आउट किया इंफॉर्मेशंस पे या किसी भी तरीके से इन मुलजमान को पकड़ा और इनको किसी न किसी हद तक कैफर किरदार तक पहुंचाया, इवन इनको दुनिया के सामने एक्सपोज भी किया। हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फायदा जो होगा इंशाअल्लाह वो ये होगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, किसी भी तालीमी दरसगाह में अभी मैं समझता हूं कि कोई बच्ची किसी जिनसी दरिंदे से ब्लैकमेल नहीं होगी। अब अगर कोई बच्ची इस नेटवर्क के थ्रू ब्लैकमेल हो रही थी, उसको तो आजादी मिलेगी, ठीक है। जो बच्चियां किसी और इदारे में, ठीक है, जो मैटर रिपोर्ट नहीं हुआ, जिस जिनसी दरिंदे का भी पता नहीं है, ठीक है, मैं समझता हूं कि ये उसके लिए भी एक सबक है टू मेंड देयर वेज, ठीक है ना, कि इंसान बन जाए, ठीक है, जिनसी दरिंदगी से निकल आए। फाइन। आपके चैनल के थ्रू मैं मैसेज देना चाहूंगा उन तमाम बच्चियों को, उन तमाम भाइयों को, उन वालिदैन को जिनके बच्चे, अच्छा इसमें जो विक्टिम है नॉट नेसेसरली कि वो फीमेल हो, इसमें कोई मेल भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें तो कोई ओल्ड एजेड टीचर भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो किसी तरीके से सेक्सुअली जो है वो हैरेस हो रहा है, ब्लैकमेल हो रहा है, उसकी कोई वीडियो बना ली गई है, उसको किसी पार्टी पे लाइक किसी बर्थडे सेलिब्रेशन का नाम देके या किसी भी हवाले से उसको इनवाइट करके उसके बाद उसकी वीडियो बना ली गई है, उसको बाद में ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो उसको चाहिए कि मैटर को रिपोर्ट करे, ठीक है, जो रेलिवेंट एविडेंसेस हैं उनको पेश करे कि दादा इज द पर्सन जो मतलब उसको ब्लैकमेल कर रहा है या उससे कोई डिमांड कर रहा है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिमांड, सम डिमांड इज ऑफ सेक्सटॉर्शन, वन इज ऑफ एक्सटॉर्शन, लाइक भत्ता मांगना, पैसे मांगना। इसके अलावा अब जैसे कोई टीचर है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ओवर हियर, किसी टीचर को साथ या किसी भी प्रोफेशनल के साथ कोई वीडियो बना ली गई है और उसके बाद उसको इलीगल पर्पसेस के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप ऐसे भी मैटर रिपोर्ट हुए कि अब आप इसको पास कर दें, इसको फेल कर दें, अदरवाइज आपकी ये वीडियो हमारे पास है, हम इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। वीडियोस वाला तो बहुत सारी जगह यहाँ तो हम अगर हम बात करें हमारी बेचारी अदलिया मतलब प्रॉब्लम इज व्हाट दिस इज आवर सिक मेंटालिटी बेसिकली। ये जो हैरेसमेंट और ये साइबर क्राइम के मैटर हैं, व्हाई ये क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, अवेयरनेस हुई नहीं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ गया, तालीम का मेयार अनफॉर्चुनेटली उतनी तेजी से नहीं बढ़ा, ठीक है। अब इसका शिकार जो है अनएजुकेटेड लोग तो हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं।
देखिए ना कि हालांकि सोशल मीडिया जब से आया, जी हाँ, अच्छा अगर हम बात करें जब हम पढ़ रहे थे या हमारी जिस तरह एजुकेशन चल रही थी उसमें शायद इतना सोशल मीडिया का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस टाइम, पता ही नहीं था आपको, मोबाइल ही इतने लेट हम लोगों को मिले। तो अभी तो बच्चे के पास मोबाइल है, और चाहे वो स्कूल पढ़ रहा है, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में है, तो मोबाइल तो इस टाइम हर, और फिर सोशल मीडिया, और फिर जिस तरह चीज़ें एडवांस हुई, जितना इन चीज़ों पे लोगों ने बहुत सारे ऐसे वाकयात जो हुए उनको एक्सपोज भी किया, अच्छा अवेयरनेस भी जारी है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं, ये हैरानकुन बात आती है। मैडम देखें, स्टेट कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम कर रही है। पीका 2016, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, FIA साइबर क्राइम विंग जो है एक अलग विंग बनाई गई है, जिनके पास इक्विप्ड हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी से, उनके पास रिसोर्सेज हैं, लोकेटर हैं, पावर्स हैं टू गेन द डाटा व्हाट्सएवर दे रिक्वायर्ड। ये जो सोच देखिए मैडम हर बंदे के पास आज 15-20 हज़ार रुपए का ये मोबाइल फोन आ जाता है, 100-200 रुपए का इंटरनेट कनेक्शन आ जाता है, तो आप 4-5-6 सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लेते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप आप यूज करें, फेसबुक आप यूज करें, ट्विटर, ये इंस्टा, स्नैपचैट, ये भी और बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो यूज करें। अब जो क्रिमिनल्स हैं बेसिकली जो क्राइम करते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि हम क्राइम भी करें और हम पकड़े भी ना जाएं, ठीक है। अब क्राइम इसके जरिए मैं समझता हूं कि चूंकि इसके शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं। पहले होता था ना कि आप फलां उस रोड से गुजरेंगे, अंधेरा रोड है तो चोरी होने का खतरा है, डकैती होने का खतरा है, ठीक है, रात के टाइम गुजरेंगे तो डकैती हो सकती है। मैडम इन सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को यूज करते हुए, इन ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशंस को यूज करते हुए, व्हाट्सएवर इट इज, आप किसी भी दिन दिहाड़े आप बैठे, आपने एक पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की, आप गए, आपने अपनी कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट शेयर किया, इवन अपने सेल फोन में बनाया, पता लगा जनाब आपके जिस इंटरनेट के साथ आप कनेक्ट हुए वो कंप्रोमाइज था, आप जनाब आपका पूरा डाटा ही उड़ गया, आपका वो डाटा ही ले गए, ठीक है ना। तो इस तरह से साइबर क्राइम्स में जो थी, या इस तरह के हैरेसमेंट के वाकयात, इसमें बहुत जो है वो तेजी से इजाफा हुआ है, ठीक है। इसके लिए स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, ठीक है, विंग बना दी गई है, ऑनरेबल एंटी रेप कोर्ट बना दी गई है। देखिए दिस इज व्हाट स्टेट कैन मैक्सिमम डू, ठीक है। उसमें मतलब जो एक खास चीज मैडम जो विक्टिम की आइडेंटिटी है, इसमें आपके मैसेज, आपकी जो प्रोग्राम के थ्रू मैं मैसेज डिलीवर करना चाहूंगा, कोई भी हैरेसमेंट का बच्चा होगा, बच्ची होगी, बाय लॉ उसकी आइडेंटिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज डिस्क्लोज नहीं करती, ठीक है। आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं लाइव मैसेज दे रहा हूं तमाम सामीन को कि अगर कोई बच्ची, चाहे वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी की है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी की है, चाहे वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की है, अगर वो बच्ची कभी भी किसी तौर हैरेसमेंट का शिकार हुई है, तो उसके घर वालों को चाहिए, उसके पेरेंट्स को चाहिए कि मैटर को FIA साइबर क्राइम विंग या इवन अपनी को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, बेहतर तो यही है कि आप साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट करें। अगर उसकी कोई वीडियोज हैं, कोई इस तरह की चीजें अगर मौजूद हैं, तो मैटर को वहां रिपोर्ट करें। मैं देखता हूं कि वो जिनसी दरिंदा कैसे नहीं कानून की गिरफ्त में आता, कैसे नहीं उससे जो है वो तमाम ऑब्जेक्शनेबल डाटा जो है वो रिकवर किया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने पहले भी काम करके दिखाया, डाटे भी रिकवर किए हैं, ठीक है, चैट्स भी रिकवर किए हैं, कुछ 7,7200 वीडियोस भी रिकवर किए हैं, ठीक है ना। तो अभी तो मैं समझता हूं कि अभी तो काफी वीडियोस जो है जी मैडम देखें, अगर तो अब ये जो खासकर ये जो डिजिटल देखें साइबर क्राइम को लेके, या ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं, ये जितनी जल्दी साइबर क्रिमिनल्स को एग्जिट देती है ना, ये उतनी ही स्पीड से किसी भी क्रिमिनल को फंसाती भी हैं। लाइक इफ अ सेल फोन was in your use, you cannot deny from it, ठीक है ना। एक मोबाइल फोन अगर मेरे इस्तेमाल में है किसी भी रॉन्ग डूअर के, और वो उसको यूज कर रहा है किसी भी फर्द वाहिद को ब्लैकमेल करने के लिए, उसको कोई सेक्सुअल फेवर उससे लेने के लिए, या उसको कोई मार्क्स लगवा देने की उसमें, उससे कोई सेक्सुअल फेवर्स लेने के लिए, या कोई वो मतलब हैप्पी मोमेंट्स शेयर कर रहा है, ठीक है, ऐसी बच्ची के साथ जो उस रिश्ते में उसकी बेटी लगती है, या जिसका वो कस्टोडियन था, जिसका वो सिक्योरिटी ऑफिसर था, तो ही कैन नॉट डिनाई फ्रॉम दैट
डिजिटल एविडेंसेस। वो ऐसा नहीं कह सकता कि किसी ने मुझ पे प्लांट कर दिया है, बिकॉज वो पकड़ा गया उस दिन, उससे पहले का तमाम डिजिटल रिकॉर्ड कि ये मोबाइल फोन से किस किस को कॉल की गई, ये कहां कहां लोकेशन पे अवेलेबल था, इस मोबाइल फोन में इससे पहले 6 महीने पहले कौन कौन सी तस्वीर बनी, वो उसको डिनाई नहीं कर सकता। ठीक हो गया ना। हाँ। तो ये जितनी तेजी से ये एग्जिट देती है ना किसी भी क्रिमिनल्स को कि वो पकड़ा ना है, तो जब वो पकड़ा जाए तो फिर साइबर क्रिमिनल की शामत भी आ जाती है। ठीक हो गया। वही ना, क्योंकि अभी हम जिस तरह बात करेंगे एक इस तरह का आया कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी जितना हम क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी अब बड़ा मुश्किल हो गया कि आप अपने अगर तालीमी इदारों में ये काम हो रहा है तो वो अपने बच्चों को कैसे जो है इन इदारों में भेजेंगे या पढ़ा सकेंगे, ये भी अब जो है ये चीजें भी अब जो है बड़ी मुश्किल हो गई। देखिए जी, क्योंकि हिरासमेंट में अब जाहिर सी बात है बच्ची की अगर जिस तरह हम बात करें हमारे मुआशरे में इस हवाले से बहुत चीज़ ये देखी जाती है कि स्पेशली बच्चियों को ना सामने लाया जाए, क्योंकि अगर इस तरह की कोई चीज़ भी एक्टिविटी आप सामने मुआशरे के सामने लाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना, पेरेंट्स के लिए भी और बच्ची के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं अगेन मैसेज दे रहा हूं वालदैन को, भाइयों को, मतलब जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, बड़े हैं, ठीक है, इवन टीचर्स भी हैं अगर उनको पता है तो, विक्टिम की आइडेंटिटी, किसी भी सेक्सुअली हैरेस हुई भी विक्टिम की आइडेंटिटी एट एनी कॉस्ट बाय लॉ डिस्क्लोज नहीं की जाती। सही, ठीक है। उसको ना सिर्फ आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती, उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है। आपके चैनल के थ्रू मैं मैसेज देना चाहूंगा कि अगर कोई बच्ची किसी तौर कभी सेक्सुअली हैरेस हुई है, उसको चाहिए वो मैटर को रिपोर्ट करे, वो बताए अपने डिजिटल एविडेंसेस व्हाटसोएवर शी हैज। देखें, देखें मैं इसमें बताता हूं, बहुत सारी बच्चियां ऐसी होंगी, देखें कुछ बच्चियां इमैच्योरिटी में डर के, खौफ के मारे, क्योंकि ऐसे रॉन्ग डूअर का टारगेट वो बच्चियां होती है जिनके पीछे बैकबोन ना हो, जिनके पीछे फादर ना हो, भाई ना हो, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो, ये टारगेट उनको करते हैं मोस्टली। ठीक है। जो बच्ची, अब कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिनके साथ ये मसाइल भी हैं, बट दे आर स्ट्रांग इनफ, दे प्रेफर टू से नो व्हाटसोएवर द कंडीशन इज, फाइन। उन बच्चियों को चाहिए जो विक्टिमाइज्ड हुई, जिनको ड्रॉप किया गया, जिनके नाम नहीं डाले गए, जिनकी CGPA नहीं बनाई गई, ठीक है, बिकॉज उन्होंने मेट विद नहीं किया था उन चीजों को। इफ द पीपल आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डिजिटल एविडेंसेस इन देयर सेल फोन, दे आर थ्राइस वेलकम। ठीक है। दे कैन रिपोर्ट देयर मैटर सेपरेटली, वो अलग भी रिपोर्ट कर सकते हैं, FIA साइबर क्राइम में कर दें, पंजाब पुलिस में रिपोर्ट करें, एज अ विक्टिम अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। मैं समझता हूं कि कोई भी जिनसी दरिंदा अगर उसके पास उसके खिलाफ डिजिटल एविडेंसेस मौजूद हैं, उसके खिलाफ डिजिटल एविडेंसेस मौजूद हैं, तो वो उससे डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसी ही है, वही बात है कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी ये चीजें रुक सकती हैं। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, साथ हम जो है अरसलान से भी बात कर रहे हैं, लॉ के हवाले से भी और इस टाइम हरासमेंट के हवाले से भी। साथ ही सर से बात हो रही थी, हमारी बात अधूरी रह गई, स्किल्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम अपनी यूथ को जो है वो स्किल्स की तरफ भी ला सकते हैं। जी, जो बात हम कर रहे थे उसको थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि जो हमारे यहाँ बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, इनको जिस तरह से सख्त हालात का सामना करना पड़ता है, तो दुनिया में ज़्यादातर जगहों पर ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बाहर तो एक बड़ी नेगेटिव बात है, लेकिन यही चीज़ जिसे कहते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाती है, और इसका फ़ायदा होता है जब कभी भी इन बच्चों को, इन बड़ों को भी मुआफिक हालात मिलते हैं, तो ये कामयाबी की लैडर पर बड़ी तेज़ी से चढ़ जाते हैं। दुनिया भर में इस वक्त पाकिस्तानी डॉक्टर्स का बड़ा नाम है, अमेरिका में उनका एक मकाम है, इसी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बड़ा नाम है, तो ये प्रोफेशनल्स वहाँ पे परफॉर्म भी करते हैं यहाँ से जाके। अब देखिए, मोस्टली जो हम बाहर के देखते हैं उसमें हमारे अपने पाकिस्तानी ही होते हैं ना, स्पेशली यहीं से टैलेंट डॉक्टर से जी, वहाँ का सर्जन जो है वो वहाँ पर है, आपका लॉयर, बेस्ट लॉयर आपसे वहीं आपको मिल जाएगा, इंजीनियर आपको। तो पाकिस्तान का अभी तो जिस तरह नौजवान यहाँ से मूव किए हैं बाहर की तरफ, हम देखते हैं कि अभी जो हमारे हालात को देखते हुए उन्होंने, अभी भी लोग कोशिश इसी चक्कर में है कि बस किसी न किसी तरीके से हम बाहर चले जाएं, यहाँ वो अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना, वो शायद वो समझते हैं कि यहाँ कदर ही नहीं है।
ऐसे ही है। अभी पिछले दिनों ये इस पे भी 1-2 महीने पहले एक सर्वे पोल हुआ, तो उसमें कोई 67% पाकिस्तानी ना सिर्फ ये कि यूथ बल्कि बड़े भी ये चाहते थे कि वो चले जाएं। और आपने देखा ही अभी पिछले ये जो पिछले 4-5 माह के दौरान कुछ 4 लाख से ज्यादा नौजवान पाकिस्तान से गए हैं। अच्छा, जाना अपने आप में, वैसे ये भी साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जाना अपने आप में बुरा नहीं है। मायूस होकर नाउमीद होकर जाना बुरा है, 1। नंबर 2 ये कि वो जाके वहां पर करेंगे क्या, अगर वो वही वाली बात अब आ जाते हैं उस तरफ की स्किल्स, अगर आज के जमाने की स्किल्स से वो सही तरह से इक्विप्ड नहीं है, उनको वहां पर जाकर वो फिर मेन स्ट्रीम में तो जा नहीं सकते। वो वहां बेचारे जाके टैक्सियां चलाते हैं, वहां पे पिज्जा डिलीवरी करते हैं। तो अगर तो दुनिया में 2-3 मुल्कों ने वहां जाकर उस गैप को इतना जबरदस्त फिल किया है, ये इंडिया ने किया है, बाकी मुल्कों ने किया, ये जाके वहां पर स्किल्स एक्वायर करते हैं, तेजी से 1-2 साल में पढ़ते हैं, पढ़ के उसके बाद वहां पर मेन स्ट्रीम में आ जाता है। तो इस वजह से स्किल्स पे, और स्किल्स में फिर फर्दर ये है कि कम से कम 2 तो बड़ी कैटेगरीज हैं, एक हार्ड स्किल्स हैं, एक सॉफ्ट स्किल्स हैं। हम हार्ड स्किल्स की तरफ थोड़ा सा बाद में जाएंगे, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स ये हैं कि आपकी जो एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी कुछ बुनियादी किस्म की महारतें होती हैं। आपको सोचना आता है, आपको बात करना आती है, आप फैसला कर लेते हैं, आप लोगों को हैंडल कर लेते हैं, आपको पीपल स्किल्स आती हैं, इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती हैं कि आपको किसी प्रोफेशन से रिलेटेड स्किल्स आती हैं या नहीं आती, यानी आप अगर आईटी की तरफ जा रहे हैं या किसी और भी शोबे की तरफ, उसकी स्पेसिफिक स्किल्स आती हैं नहीं। तो हमारे यहाँ एक ओवरऑल जो थियोरेटिकल नॉलेज दिया जा रहा है ये इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। स्किल्स का कॉम्बिनेशन जो है वो इसको स्ट्रांग बना सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, वो क्या कि आपकी चीज़ों के ऊपर जो है वो महारत रखना भी जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ वही बात आ जाती है, तालीम बस दे दें, तरबियत का तो वैसे ही फुकदान है, और उसके साथ साथ फिर स्किल्स के हवाले से बहुत सारे हमारे इदारे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना दी जाती हैं, लेकिन बच्चे फिर भी वहीं के वहीं कंफ्यूज ही नज़र आते हैं आपको। अच्छा, इसके साथ साथ आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, जितने भी नौजवान देख रहे हैं? ये मेरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, मैं चाह रही थी कि अच्छा कोई अभी टिप्स भी तो दे, हमने बातें तो बहुत सारी इसके ऊपर कर ली, कोई टिप देना चाहें? टिप्स के साथ साथ एक टिप तो यही है, अभी थोड़ी देर पहले जैसे अरसलान साहब ने बहुत ही आर्टिकुलेटेड अंदाज में, उम्दा अंदाज में जो इस वक्त का जो हमारे इदारों में जो मंजर चल रहा है उस पर बात की है, फिर उसकी जो लीगल उसके एस्पेक्ट्स हैं उन पे बात की आप लोगों ने। तो आपने वहां पे एक इशू रेज किया कि अवेयरनेस भी है, सोशल मीडिया भी है, जगह जगह पर वाज और नसीहत और मेंबर भी सजे हैं, बिल्कुल, तो लेकिन ये मामला थमने का नाम नहीं लेता। तो चूंकि मेरा फील्ड ये है कि हम लोग इसकी रूट कॉज को भी ढूंढें। देखें, किसी भी मुआशरे में कोई मसला या कोई अच्छाई, उसका जो सीड होता है वो बुनियादी तौर पर ऐसी जगहों पर पलता फूलता है जो कि मुअस्सर तबके होते हैं। हम आमतौर पर ये समझते हैं कि हमारा कहना जो है इसके नतायज आएंगे, हमारे करने के नतायज होते हैं। हम पेरेंट्स हों तो बच्चों को करके नहीं दिखाएंगे तो कहने के साथ उसका एक हद से ज्यादा फायदा नहीं होता। सिमिलरली ये कौम के ऊपर भी अप्लाई होता है। मैं विद ड्यू अपॉलॉजी मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पर अपने माशरे का जब एनालिसिस करते हैं कि जी मसला क्या है, कोई कहता है जी अकाउंट्स में, फाइनेंस में डिफॉल्ट कर रहा है मुल्क, कोई कहता है जी ये वजह है, कोई कहता है ये वजह है, बुनियादी तौर पर तो मॉरल हमारा क्राइसिस है ना, बुनियाद तो ये है। तो अच्छा, अब रवैये जो होते हैं कहाँ से बनते हैं, खा वो ड्रग एडिक्शन हो या मोलेस्टेशन हो, किसी भी तरह से हो, ये रवैये जो हैं ये ताकतवर तबकों को देखकर बनते हैं। मेरे मुल्क का ताकतवर तबका जो भी शोबा है उसका, उनमें अक्सर जगहों पर और हमारे शोबे में भी अक्सर जगहों पर हम लोग, एक होता है कैरेक्टरलेसनेस कि आप खोखले हैं, आप खोखले हैं और आपकी बात जो है उसमें कहाँ वजन होगा। वो वासिफ अली वासिफ ने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा दिल से बात निकलेगी तो दिल तक जाएगी, दिल से तब निकलेगी जब आप उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ये नहीं हो रही। ताकतवर तबके कहते हैं लेकिन वो वैसा करते नहीं हैं, जो वो कर रहे हैं ना जानते हुए। देखें ना, हम जरा गौर करें, हम अपनी शादियों गमियों को, कुलखानियों को किन को देखकर लाशौरी तौर पर डिजाइन करते हैं? ताकतवर तबके को। मेरे बच्चे की शादी है तो वो शादी ऐसे होनी चाहिए जैसे एमएनए के बेटे की हुई है। यही रवैये हमारे हर जगह अप्लाई होते हैं। तो हमारी कैरेक्टरलेसनेस भी उन ताकतवर तबकों से ट्रैवल करती हुई नीचे की तरफ जाती है।
बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा वही ना, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए कि हम अपने तालीमी इदारों को भी स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा अभी जिस तरह अरसलान ये बात करेंगे, जिस तरह तालीमी इदारे हैं, अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के ऊपर जो है उनको पकड़ा भी गया है। क्या समझते हैं ये केस भी हमेशा की तरह जो बहुत सारे ऐसे हमारे केसेस चल रहे हैं, उनका जो है वो केसेस का यहीं पे ही मुकम्मल खात्मा हो जाएगा या चुप हो जाएगी, क्या होएगा? देखें ऐसा नहीं है, अगर इसने खात्मा होना होता, अगर इसने चुप होना होता तो ये उसी टाइम चुप हो जाता जितना प्रेशर जो मुझे सुनने में आया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे एट द फर्स्ट टाइम था। ठीक है, उन्होंने एफआईआर को फौरन चौक किया और इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की गई। इसमें मुझे लगता है, इट्स माय ओपिनियन, कि ये चूंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी का केस है, ठीक है, और साइबर विंग जो है एफआईए, ठीक है, उसमें भावलपुर को भी शायद एफआईए मुल्तान लगती है, साइबर क्राइम विंग बिल्कुल मुल्तान लगती है, तो मैं समझता हूं कि इस पर जेआईटी बना देनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई ये कहे फिर अगेन कि वो ये साइबर क्रिमिनल्स सोशल मीडिया या सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम या सोशल मीडिया गैजेट्स के जरिए जिस स्पीड से बचते हैं, मतलब कहीं दूर दराज बैठे हुए कोई भी क्राइम कमिट कर रहे हैं और वो सोचते हैं हम पकड़े नहीं जाएंगे, या कोई अनऑथराइज्ड आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, या कोई व्हाट्सएप नंबर यूज कर लेते हैं, या कुछ भी। इसी तरह जब वो तमाम सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, वो व्हाट्सएप नंबर्स, वो मोबाइल फोन उनके पास से बरामद हो जाते हैं, ठीक है, तो वो उनकी गर्दन जो है ना इतनी आसानी से छूटती नहीं है। अब जो बेहतरीन काम है वो ये है कि इसके ऊपर मैं समझता हूं कि जेआईटी बना देनी चाहिए, जो बेहतर से बेहतर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सारी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। ठीक है, इसमें चूंकि देखें ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, ये किसी की जिंदगी और मौत का मैटर है। अब हमने देखना यह है कि उन 5500 बच्चियों में, उन 7200 बच्चियों में, वो बच्चियां देखें क्यों आई, किसने किस लेवल पे ब्लैकमेल किया, कौन कौन से टीचर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, किस टीचर ने किसके कहने पे मार्क्स लगाए, ठीक है, इवन अगर कोई बेनिफिशियरी है, अगर वो देखें अगर बच्चे ने तालीम हासिल नहीं की, ठीक है, और बाय एनी इलीगल मींस उसने मार्क्स हासिल कर लिए हैं, दिस इज व्हाट, ठीक है, दिस इज एज वेल अ क्राइम। आप उस बच्ची की, उस बच्चे के हक पे डाका मार रहे हैं, हाँ, ठीक है, जिसने पूरी पूरी रात मेहनत की, बिल्कुल ऐसे ही है, एंड लाइक यू आर गेटिंग द सीजीपीए एंड शी इज नॉट गेटिंग, दिस इज। हम पहले सर से बात कर रहे थे कि शॉर्टकट, हम क्योंकि ज्यादा शॉर्टकट की तरफ जाते हैं और फिर इलीगल काम की तरफ, तो फिर हमारी तवज्जो ज्यादा अच्छा हो जाती है, ठीक है जी वहां से होता है। बिल्कुल, अगर हम इस चीज को देखें, आई एम वेरी सॉरी, एवरी गर्ल इज नॉट द विक्टिम, माइंड इट, एवरी गर्ल इन दिस केस, एवरी बॉय इन दिस केस is not the victim at all. उसको भी क्लियर करना है कि either he or she is the beneficiary, direct beneficiary of any illegal activity, or he or she is being harassed. If and only if, अगर वो harass हुई, अगर वो मजबूर होकर उसने किया, ओके फाइन, शी विल बी मतलब लाई इन द कैटेगरी एज अ विक्टिम, अदरवाइज वो भी इस क्राइम में इन्वॉल्व है। वो तमाम टीचर्स जिन्होंने मार्क्स लगाए, मैं समझता हूं उन्होंने भी ये क्राइम कमिट किया। जी अच्छा, क्योंकि आपने हमें जरा लेट ज्वाइन किया और इस पे बहुत सारी मजीद भी हम बात कर सकते थे, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान, आप हमारे साथ रहे, आपका भी बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने काफ़ी चीज़ें जो है वो नौजवानों के हवाले से जो है उनकी बात की। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।